हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज मैं कराने वाली हूं आपको पार्टिकल साइंस, क्योंकि कल है आपका ये पेपर। और इस बार कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको हिंदी में प्रिपेयर कराया था ना, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, इस बार कुछ तैयारी इसी तरीके से करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई मैं, 2-3 ही क्वेश्चन आए तो उसका मुझे भी बुरा लगा, लेकिन एनीवेज होता है, गलतियों से हम कुछ सीखते हैं। और आज तक पेपर में बहुत से क्वेश्चन आ भी रहे हैं फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं लेना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे कि मैम पता नहीं क्या कर दिया, लेकिन कुछ बच्चों की वजह से आज मैं मोटिवेटेड हूँ। अगेन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये है आपके पॉलिटिकल साइंस की स्कूल की बुक, जो आपको एनआईएस स्कूल से मिली है। आज मैं आपको उस बुक से पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे बाहर तो पेपर मुझे नहीं लगता जाएगा। और सारे ही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। और आपको क्या करना है, प्लीज़ वीडियो को अगर आप देख सकते हो तो एंड तक देखिएगा, ताकि सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाए। और ये पेपर है, इसमें आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में बना के आ सकते हो। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। आंसर आपके अंदर ही होता है, लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया। यहाँ आपको ध्यान देना है, क्योंकि कल को आपको ये ना बोलो मैम ये अलग ही आ गया, ठीक है। बाकी मैं आपको एक एक चीज़ क्वेश्चन का मेन मतलब समझा दूंगी, और आप उससे इजीली बना पाएंगे पेपर पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप टॉपिक देख रहे हो पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 में 3 मॉड्यूल हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी फिनिश करने की, उसके चाहे कितने भी घंटे की वीडियो बन जाए आज। तो पार्ट 1 में आपका अच्छे से क्लियर कर दूंगी, इतने में से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और अच्छे मार्क्स के लिए हम ये मॉडल के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, वो आप पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि क्या, और कभी भी ना होपलेस नहीं होना है। एक पेपर में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग कहते हो बस आ रहे हैं क्वेश्चंस, आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। एक पेपर में क्वेश्चंस फ्रेंड्स कभी कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं ना। आपको पेरेंट्स को भी आप अपना परफेक्ट रिजल्ट तो नहीं दे पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए कभी होपलेस नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है। हो जाता है कभी कभी, ठीक है। कभी क्वेश्चंस हो सकता है इस बार का पेपर पूरा ही आ जाए, ठीक है। और फ्रेंड्स पेपर कैसा भी है, आपको ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में अपना माइंड चलाइए। कुछ नहीं है, राजनीति से रिलेटेड बातें आप वैसे ही एक्सप्लेन कर पाते हो, तो आप लिख भी पाओगे। तो आई होप आप आज की वीडियो आप देखते देखते आप समझ जाओगे आपको कितना मतलब आप पानी में हो और कितना आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मॉड्यूल 1 में हम 4 लेसन पढ़ेंगे। पहले राजनीति विज्ञान का अर्थ, राष्ट्र राज्य, समाज, राष्ट्र राज्य और सरकार में भेद, और प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत। सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे इनमें से क्या क्या आता है आपका, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है वो राजनीतिक विज्ञान क्या है, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति और राजनीति विज्ञान में अंतर बताइए, ये सब आ जाता है आपका। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम कहते हैं, तो साइंस आपको पता ही है जिसमें सबका अध्ययन किया जाता है। तो पॉलिटिकल हो गया। आई होप आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स राजनीति विज्ञान क्या होता है, एक मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज बताऊँगी, आपको कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते रहिएगा ध्यान से। तो राजनीति विज्ञान फ्रेंड्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें राजनीति से संबंधित समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कहीं पे भी नोटबुक रखिए साथ में, और जो जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना लिखते भी जाइएगा, ठीक है ना। तो आपके राजनीतिक मतलब पहलू क्या हो जाते हैं, क्या हो जाती है राजनीतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक पहलू, जैसे कि राजनीति में सरकार क्या है, सरकार के अंग क्या है, सरकार के कार्य क्या है, और जितने भी राजनीति से रिलेटेड पॉलिटिक्स में, तो जनता के क्या अधिकार, कानून, नियम, सब आप कहाँ पढ़ते हो, राजनीति विज्ञान में, ठीक है ना। और राजनीति क्या है फ्रेंड्स, राजनीति को देखो, आपने एक पॉलिटिक्स नाम का वर्ड सुना होगा ना कि यार तू तो पॉलिटिक्स खेलती है, तो एक मतलब इसका अच्छी भावना से इसको यूज़ नहीं किया जाता। राजनीति खेलना आपको बताइए, राजनीति के आपको सारे मतलब पता ही है राजनीति में कितना छल कपट चलता है, चालबाजी चलती है, पैतरेबाजी चलती है, तो उसे भी हम राजनीति कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान राजनीति में यही अंतर है। राजनीति का हम अच्छी भावना में यूज़ नहीं करते, लेकिन राजनीति विज्ञान हमारे पूरा मतलब राजनीति से संबंधित सारी गतिविधियों से इसका मतलब लिया जाता है। तो जो राजनीति का सेकंड पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप, राजनीति का जो क्षेत्र है वो सीमित है। सीमित ही तो है, आपने किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, बस वहीं तक ही है। लेकिन राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, यहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हो, डीपली जान रहे हो, ठीक है ना। क्लियर है फ्रेंड्स।
तो एक में एक क्वेश्चन आ जाता है राजनीति के क्षेत्रों के बारे में बताइए। मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ, फिर मत बोलना मैम आपने ये पढ़ाया क्षेत्रों का क्वेश्चन आ गया था। तो डीपली आपको स्किप नहीं करनी, वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो राजनीति विज्ञान के फ्रेंड्स क्षेत्र आ जाते हैं। क्षेत्रों में क्या क्या लिख सकते हो आप पॉइंट लिख सकते हो। इसमें अभी मैंने आपको बताया राजनीति विज्ञान में होता क्या है। राजनीति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो उसमें अध्ययन सबसे पहले किसका हो जाता है, राज्य का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्य ही राजनीति विज्ञान का सबसे अहम पहलू होता है, ठीक है। क्योंकि राजनीति कहाँ खेली जाती है, राज्य के अंदर। राज्य है तभी राजनीति मतलब सरकार बनी, सरकार को चलाने के लिए राजनीति आई, ठीक है ना। तो राज्य का अध्ययन किया जाता है, इसमें से आपको अध्ययन बताना है। और किस किस का राज्य राजनीति क्षेत्र के अंदर और किसका अध्ययन ले सकते हो, सरकार का। देखो राज्य आ गई तो राज्य को चलाने के लिए सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन राज्य से यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, राज्य क्या है और राज्य के आवश्यक तत्व क्या है। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। 4 आवश्यक जो तत्व होते हैं जो आप ये देख रहे हैं, जिनमें जनता, भूभाग, सरकार और आपका संप्रभुता, ये है 4, ठीक है। और राज्य क्या है, राज्य आप इन सारे तत्वों को लेकर राज्य की डेफिनेशन भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे अपनी लैंग्वेज में। मतलब मैं आपको करके दिखाती हूँ, राज्य एक ऐसा भूभाग है जिसमें जनता मतलब जिसमें मतलब बड़ी मात्रा में जनसंख्या रहती है, और उस जनसंख्या के हित को ध्यान में रखने के लिए एक सरकार का गठन किया जाता है और सरकार पूरी संप्रभुता के साथ अपना कार्य करती है। क्लियर। तो ये आ गया आपका राज्य की परिभाषा, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो, पहले क्या आया, व्यक्ति आया, व्यक्ति ने मिलकर एक समाज बनाया, कई समाजों ने मिलकर एक राज्य बनाया, ठीक है ना। और कई राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया, एक राष्ट्र बनाया, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम राज्य का अध्ययन करते हैं और राज्य क्या है और राज्य के आवश्यक तत्व क्या है, 4 पिलर्स क्या है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ यहीं पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। पहले क्या होता है, एक भूभाग मतलब ज़मीन का टुकड़ा आया। आपको इसको हमेशा याद रखो, कभी भूल नहीं पाओगे तत्व। अब उस भूभाग में कुछ लोग आके रह के बसने लगे। अब भाई लोग रह के बसने लग जाएंगे तो उनको मतलब मेंटेन करने के लिए, उनको संचालन करने के लिए लोगों की कई इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमें एक सरकार की ज़रूरत तो पड़ेगी। फिर सरकार आ गई, उसने क्या कर दिया, उसने लोग जो रह रहे हैं उनके लिए नियम कानून बना दिए, ठीक है ना, उनके फ़ायदे के लिए। अब भाई अब नियम कानून मानेगा कौन, जनता का मान लेगी आपके कोई नियम कानून सरकार के आते ही, नहीं मानेगी ना। तो उसके लिए सरकार के पास आ गई प्रभुसत्ता। संप्रभुता होता है प्रभुसत्ता और शक्ति दोनों। तो ताकि क्या होता है, पूरे मतलब सभी निर्णय और मामलों को व्यवस्थित ढंग से स्वतंत्र रूप से कर सके, है ना। तो क्या कहते हैं, अब आपको समझ में आ गया अच्छे से क्या है। तो ये चारों स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स आपका सरकार। देखो नागरिक और सरकार, देखो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जो नागरिक है सरकार है, एक तो इनमें परस्पर संबंध है, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या संबंध है। नागरिक और राज्य के क्या, नागरिक क्या है, राज्य के सदस्य हैं, और राज्य क्या करता है, नागरिक के अधिकारों को मान्यता देता है और इसके बदले में नागरिक से कुछ अपेक्षा करता है, क्या, कर्तव्यों की, कि भाई तुम राज्य के लिए तुम्हारे क्या क्या कर्तव्य उनको तुम करो, बाकी तुम्हारे विकास में जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हम पूरी करेंगे। तो नागरिक और सरकार दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखो नागरिक नहीं होंगे सरकार किस पे राज करेगी, ठीक है ना। और सरकार और नागरिकों को अपने विकास के लिए कोई चाहिए ना अपने ऊपर, कि जो हमारी हेल्प करे, ठीक है। तो उसके लिए जो कानून बनाए, नियम बनाए, ताकि समाज में जो जंगल राज है वो ख़त्म हो जाए, है ना। तो इस तरह से सरकार की नागरिकों को आवश्यकता होती है और सरकार को नागरिकों की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। तो राजनीति विज्ञान में हम इनका भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम ये चीज़ करते हैं स्वतंत्रता का अध्ययन। अब स्वतंत्रता क्या है, देखो क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता क्या है, आप स्वतंत्रता से क्या समझते हो। तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता आपको मैं बता दूं, स्वतंत्रता का मीन्स क्या होता है, लिबर्टी जिसे आप कहते हो, जो लैटिन भाषा के लीबर से निकला है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, सभी बंधनों से मुक्ति। तो मेरे अकॉर्डिंग स्वतंत्रता है जब मेरे पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, समाज में अपना जीवन यापन करने का मुझे पूर्ण अधिकार है, मैं कैसे भी जीऊँ, वो मेरी स्वतंत्रता है। अब देखो स्वतंत्रता के कभी कभी आपको पूछ लिए जाते हैं कि
मतलब कितने प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होती है फ्रेंड्स? आपको प्राकृतिक स्वतंत्रता, देखो प्रकृति के सामने आप स्वतंत्र हो, ठीक है ना, प्रकृति के सभी संसाधनों का प्रयोग आप कर रहे हो फ्रीडम, मतलब फ्रीली, कोई आप पे बंधन नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता है, आपको अपनी इच्छा अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार कोई भी रोजगार करने का या व्यवसाय करने का पूरी स्वतंत्रता है समाज में, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। सामाजिक स्वतंत्रता, आप समाज में कहीं भी आ जा सकते हो बिना किसी बंधन के, बिना किसी रोक टोक के, है ना। तो ये हो गई आपकी सामाजिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी भी मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, जरूरी नहीं हिंदू हो तो मस्जिद में नहीं जाओगे। पूरी स्वतंत्रता आपको भारत में दी गई है। भारत एक ऐसा देश है ना जो सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं, सभी प्रकार की समानताएं हर व्यक्ति को देता है, नागरिक को देता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि इन्हीं से व्यक्ति का विकास संभव है। फ्रेंड्स डीपली तो समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो 3-4 घंटे में भी बुक्स नहीं होने वाली, तो जल्दी जल्दी लेके चलते हैं अब इसको, ठीक है। अब फ्रेंड्स स्वतंत्रता आपको समझ आ गया, मैंने स्वतंत्रता के प्रकार भी बता दिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के प्रकार बताइए, ठीक है। हर चीज़ आपको क्लियर करूंगी मैं अब। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स न्याय। देखो न्याय का भी अध्ययन करते हैं हम राजनीति विज्ञान के अंदर, है ना। और न्याय क्या है? न्याय आपको पता है अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द से निकला है, ठीक है, जो लैटिन भाषा के जज से निकला है, जिसका मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? बंधन, मतलब बंधना या बंधन। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति से बांधता है, वही न्याय है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो ये न्याय है? न्याय नहीं है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ रहा है कि अगर मैं इसको मारूंगा तो समाज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसकी मुझे सज़ा मिलेगी, तो वहाँ पे वो न्याय की वैल्यू समझने लग जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये भी इसकी है, ठीक है ना। क्लियर हो गया फ्रेंड्स न्याय आपको। अब देखो न्याय में भी आपसे पूछा था कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, है ना। तो न्याय भी फ्रेंड्स जैसे मैंने भी आपको स्वतंत्रता का बताया ना और समानता, इस सब में लागू होगा। सामाजिक न्याय आपको जैसे मैंने बताया था, समाज में कहीं भी आ जा सकते हो, वो आपका न्याय है। सामाजिक जो प्रॉपर्टी है वो आप यूज़ कर सकते हो, पार्क हो गए, अस्पताल हो गए, समान रूप से कर सकते हो। आर्थिक न्याय फ्रेंड्स, आप अगर कोई काम कर रहे हो, समान कार्य के लिए आप समान वेतन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि स्त्री है तो उसको कम मिल रहा है, पुरुष है उसको ज़्यादा वेतन मिल रहा है, काम वो सेम कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपको मतलब अपने विकास के सारे अवसर समान रूप में दिए जाएं ताकि आपका आर्थिक विकास भी समान रूप से हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप न्याय में जितने भी ले सकते हो ना। धार्मिक न्याय भी हो जाता है, राजनीतिक न्याय भी आ जाता है। राजनीतिक न्याय में आप क्या लिखोगे? अब देखो राजनीतिक स्वतंत्रता हो गई, राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता, वोट डालने की स्वतंत्रता। तो राजनीतिक न्याय भी सेम ही है कि आपको भी वोट डालने का न्याय है, समान रूप से दिया जाना चाहिए। आपको राजनीति में मतलब कहते हैं उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार है, वो आपका सामाजिक न्याय है, आपको दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं। देखो स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन इसी में से निकल के आते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो आर्थिक न्याय यहाँ पे आ गया ना, आवश्यकता और समानता भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर आ गया अवसर की समानता। अवसर की समानता मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब सबको विकास के समान अवसर देना ताकि कोई भी पिछड़ा हुआ ना रह जाए, ठीक है ना। तो आगे इसमें फ्रेंड्स स्वतंत्रता बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने। आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है ये बता दिया मैंने, ये अलग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं फिर बता रही हूँ। और राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं? राज्य का अध्ययन में बता चुकी हूँ, सरकार का अध्ययन बता चुकी हूँ, मनुष्य का अध्ययन भी इसमें किया जाता है कि मनुष्य किस टाइप का है ना। मनुष्य के व्यवहार अलग अलग होते हैं, आपको पता है, हर व्यक्ति अलग अलग है एक दूसरे से। तो मनुष्य का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और क्या क्या किया जाता है फ्रेंड्स? और 1-2 पॉइंट और कर लेते हैं। इसमें शक्ति और प्रभाव का अध्ययन भी किया जा सकता है ना। तुम्हें पता है ये सच है कि राजनीतिक शक्ति जो होती है, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के लिए मतलब हमेशा राजनीति मतलब संघर्ष चलता रहता है हर राज्य में। राजनीतिक शक्ति की मतलब पॉलिटिक्स के मतलब क्या है, जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस, क्या करते हैं? शक्ति के लिए संघर्ष ही तो है। और इसका अध्ययन भी हम कहाँ करते हैं? राजनीतिक विज्ञान में। साथ ही साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या संबंध है, कैसे हमारे किस देश से संबंध है, इसके अध्ययन भी हम कहाँ करते हैं? राजनीतिक विज्ञान में। तो ये सारे क्षेत्र हो गए, पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके आना है। स्वतंत्रता मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स क्या होती है, अच्छे से समझा चुकी हूँ स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता के लक्षण आपको पता चली गए होंगे, विशेषताएं कह लो या लक्षण कह लो। क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या क्या लिख सकते हो? फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, कोई बंधन नहीं होता। स्वतंत्रता क्या करता है? व्यक्ति को समान रूप से सभी को क्या करता है? समान वातावरण देता है विकास के, ताकि उसका विकास हो सके, ठीक है। स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसकी विशेषता है। स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, ये एक अच्छी बात है। आप अपनी होता आपको ठीक है, मैंने आपको स्वतंत्रता दी, लेकिन एक लिमिट तक दी है, ये नहीं कि आप अपनी स्वतंत्रता का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, आप किसी भी मंच पे अपने विचार प्रकट कर सकते हो, लेकिन किसी के लिए अपशब्द नहीं बोल सकते।
क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके स्वतंत्रता के विभिन्न रूप क्या हैं, मैं बता चुकी हूँ, प्रकार कह लो, रूप कह लो। देखो क्वेश्चन ना मतलब कहते हैं काइंड्स ऑफ लिबर्टी क्या है, तो मोल्ड कर देते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन को, और आप समझ नहीं पाते हो, आप कहते हो पता नहीं आया ही नहीं, हमने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता हो गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सब में बना के लिख के आ जाओ आप, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए उपाय क्या क्या है। अब देखो आपको आपको स्वतंत्रता दे दी, लेकिन उसको सेफ्टी कैसे है, स्वतंत्रता आपकी कैसे प्रोटेक्ट रह सकती है, कैसे सेव रह सकती है, क्या सोचोगे आप, है ना। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, फटाफट लिख लो, क्योंकि इस चैप्टर में बुक्स की अगर हम देखें ना, इसकी इतना मटेरियल कुछ खास प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन क्वेश्चन आपके यहीं से निकल के आते हैं, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है ये। तो फ्रेंड्स आपके स्वतंत्रता के उपाय क्या करोगे, देखो लॉजिकली सोचेंगे तो मैं क्या करूँगी, पहले तो लोकतंत्र की स्थापना करूँगी, क्योंकि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, तभी हमारे हमारे लिए जो कानून बनते हैं वो हमारे हक के लिए होंगे, ठीक है ना। जब हमारी सरकार होगी वो हमारे लिए काम करेगी, तो लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ मेरी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, अधिकारों और स्वतंत्रताओं की संवैधानिक घोषणा होनी चाहिए, मतलब संविधान में लिखित होना चाहिए कि आपके ये अधिकार है, आपकी ये स्वतंत्रता है, ताकि अगर कोई हमारे को बोले कि नहीं ये तेरी स्वतंत्रता नहीं, हम सीधा उन्हें संविधान का चैप्टर खोल के दिखा दे, भाई ये देखो यहाँ लिखा है कि मेरा ये स्वतंत्रता और मेरा ये अधिकार है, तो आप कैसे मना कर रहे हो, ठीक है। तो लिखित रूप होना चाहिए, संवैधानिक घोषणा होनी चाहिए, और जो शक्तियाँ है ना उसका विकेंद्रीकरण हो। देखो शक्तियों को अगर हमने केंद्रीकरण क्या होता है, ये सारी पावर है आपकी सेंटर में, तो इससे क्या होगा, ये राजा का शासन नहीं रहेगा, वो अपनी चलाएगा, आपकी तो सुनेगा ही नहीं, लोकतंत्र कहाँ रहेगा, खत्म हो जाएगा। अब विकेंद्रीकरण क्या होगा, सबको बराबर बराबर बांट दी, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक बंदा काम नहीं कर रहा पर दूसरा उसको समझ जाता है कि ये काम नहीं कर रहा, तो दूसरा उस पर नजर रखता है। तो फ्रेंड्स विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस केंद्रीकरण से तानाशाही शासन की स्थापना होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और क्या होता है, एक और क्या होगा, और आपकी स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा, और क्या उपाय कर सकते हो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगी, उसका गठन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और कौन करेगा, निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रेस, आपको पता ही है मीडिया में तो पावर है, हाँ जी आज इसका क्या कहते हैं, इसका ये अधिकार छीन लिया गया, इसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है सरकार द्वारा, सीधा मीडिया के थ्रू बता दिया पूरी दुनिया को, और एंड में सरकार को झुकना पड़ता है। तो ये सारे कुछ उपाय हैं जो आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, स्वतंत्रता की नहीं आपके न्याय और समानता सभी पहलुओं की रक्षा करते हैं। तो कहीं भी आ जाए तो ये पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा, जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ प्लीज़ कॉपी पेन लेके उनको प्लीज़ पॉइंट्स लिख दो, क्योंकि पूरे पॉइंट्स का ही गेम होता है पॉलिटिकल साइंस में। पॉइंट्स आपको पता है तो एक्सप्लेन तो कुछ भी करोगे उसमें थोड़ा बहुत मिलता जुलता करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। न्याय में बता चुकी हूँ क्या है फ्रेंड्स, न्याय के प्रकार में बता चुकी हूँ क्या होते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ मैं आपको सारा बताऊंगी नहीं, समानता, स्वतंत्रता और न्याय इन तीनों के समान है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब लिख दीजिएगा, ठीक है ना। सामाजिक न्याय क्या है आपको बता ही चुकी हूँ मैं, समाज की प्रॉपर्टी पे आपको बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है। जो समाज में जितने भी संसाधन हैं आपके, उनका प्रयोग आप समान रूप से कर सकते हो, यही आपका सामाजिक न्याय है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, सरकार और नागरिक में संबंध, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं। सरकार के बिना नागरिक नहीं, नागरिक के बिना सरकार नहीं है, ठीक है ना। दोनों के लिए एक दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और क्या क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट, आपको सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स ऐसे करने। समानता क्या है, अच्छा समानता क्या है, समानता आप क्या समझते हो। देखो मेरे अकॉर्डिंग समानता क्या होती है कि बिना किसी शर्त या प्रतिबंध के ना सबको समान अधिकार देना, ये मेरे लिए समानता है। तो आप जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। समानता आपको पता ही है, इसमें समानता को लेके क्वेश्चन हमेशा मेरे को देखने को मिला है कि सबके लिए समान अवसर से आप क्या समझते हो। मैं अभी बता चुकी हूँ, अवसरों की समानता जिसे हम कहते हैं उससे आप क्या समझते हो। तो मेरा मतलब ये है, अवसर मीन्स होता है, अवसर किस लिए चाहिए आपको, अपने जीवन के विकास के लिए चाहिए ना, कि आपको अपने जीवन का विकास करना है, आपको अच्छी नौकरी पानी है, अच्छा जीवन स्तर अपना समाज में मेंटेन करना है, ठीक है। तो वो अवसर में बिना किसी जाति, लिंग, धर्म के भेदभाव के सबको देना ही अवसर की समानता है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो आज की डेट में एग्जांपल ले लो, लड़कियां भी पायलट बन रही है, पहले नहीं बना करती थी, पहले पुरुष ही पायलट बना करते थे, अब लड़कियां भी प्लेन उड़ा रही हैं, प्लेन तो छोड़ो इनफैक्ट लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। तो इसे कहते हैं अवसर की समानता, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल और इक्वलिटी ऑफ मतलब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये आपको पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। तो आज इस चैप्टर में मैं आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका राष्ट्र और राज्य, ठीक है ना। राष्ट्र और राज्य ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या आ जाता है, मैं आपको तीन ना एक कड़ी समझ लो। सबसे पहले याद रखना व्यक्ति आया,
उस व्यक्ति ने मिलकर एक समाज बनाया, समाज से राज्य बना और राज्य से राष्ट्र बना। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है कि राज्य और समाज में अंतर बताइए, राज्य और राष्ट्र में अंतर बताइए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रभुसत्ता क्या होती है, इसमें ये भी पूछा जाता है कि प्रभुसत्ता, फ्रेंड्स राष्ट्र और राष्ट्रीयता में अंतर तो आपका आता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, राष्ट्र में आपको बता दूँ, राष्ट्र शब्द जो है फ्रेंड्स वो अंग्रेजी में जिसे नेशन कहते हैं उससे बना है। उत्पत्ति इसकी भी लैटिन भाषा से नेशियो से हुई है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है जन्म या जाति। तो राष्ट्र का आपको समझ आ गया होगा। अगर इजी लैंग्वेज में बोलना चाहे तो ये ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही नस्ल और एक ही जाति के होते हैं, ठीक है। हो गया राष्ट्र। अब राष्ट्रीयता क्या होता है, राष्ट्रीयता होती है इनकी मतलब पहचान। अब जैसे आप इंडिया में रहते हो, इंडिया राष्ट्र हो गया, इंडियन कहलाते हो ना, तो आपकी राष्ट्रीयता हो गई। अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब इसको बना के आप लिख सकते हो, ठीक है ना, डिफरेंस क्या है, ठीक है। बाकी आप एक बार ये पॉइंट्स देख लेना, इसमें डिफरेंस है। राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है, ये मनोवैज्ञानिक भाव है जो हमारे इंटरनली आता है कि हाँ यार हमारी ये नेशनलिटी है, हम ये हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीयता कहीं ना कहीं लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। हम कहीं ना कहीं सेफ महसूस करने लग जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राष्ट्र और राष्ट्रीयता दो अलग अलग शब्द हैं, ये आपको साफ दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं कि राष्ट्र के निर्माण का आधारभूत तथ्य है, गुण है, अर्थात राष्ट्र से पहले राष्ट्रीयता का स्थान है। समझ गए। इसकी मूल उत्पत्ति के अनुसार ये दोनों ही एक जैसे नहीं है। जैसे यहूदी राष्ट्रीयता ने यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया, क्लियर हो गया होगा। तो राष्ट्र का प्रयोग एक ही कुल, भाषा, रीति रिवाज या एक ही क्षेत्र की जनसंख्या के सबसे अधिक लोगों के लिए किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए राष्ट्रीयता का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विभिन्न मानव समुदायों के लिए भी हम करते हैं जो कि उस क्षेत्र की जनसंख्या का छोटा सा भाग है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो ये है आपका पूरा राष्ट्र और राष्ट्रीयता में डिफरेंस। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आप देखो कहीं भी रह लो राष्ट्र में, आप इंडियन हो तो इंडियन में भी आपको सुना होगा ना कि मद्रासी, बंगाली ऐसे होते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रीयता ही बता देते हैं उनकी, मतलब छोटे छोटे समूहों के छोटे छोटे क्षेत्रों से भी रिलेटेड होंगे ना वो, तो उनकी भी पहचान बता देती है कि उससे रिलेटेड है, क्लियर है आप। लेकिन कहलाएंगे वो इंडियन ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनमें संबंध भी है और इनमें डिफरेंस भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका एक क्वेश्चन राष्ट्र राष्ट्रीयता की बात कर रही तो आपको एक क्वेश्चन ये आपसे कभी कभी अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीयता के तत्व बताइए, तो क्या तत्व है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता क्या दिखाती है, पहला समान जाति, समान नस्ल, मैंने आपको बताया था मद्रासी हैं, बंगाली हैं, समान नस्ल है, समान जाति के हैं, तो इनकी राष्ट्रीयता इनको अलग से अलग भीड़ में भी अलग कर रही है ना वो। समान भाषा, अब बंगाल से रिलेटेड हो बंगाली है बंगाली बोलोगे, मद्रास से रिलेटेड हो मद्रासी हो मद्रासी बोलोगे। समान धर्म है इन लोगों का, धर्म के अकॉर्डिंग भी मतलब होती है, जैसे यहूदी हो, जैनी हो, क्या हो आप, ठीक है ना, तो वो भी हमें राष्ट्रीयता अलग कर देती है। भौगोलिक एकता भी इसमें इम्पोर्टेंस है, भौगोलिक एकता से भी हमारी जो राष्ट्रीयता है ये आवश्यक तत्व है ना। नेक्स्ट हो गया ऐतिहासिक, आप हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री से भी हमारी जो राष्ट्रीयता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इतिहास का प्रभाव हमें हमेशा देखने को मिलता है, वो हमारी लाइफ से ख़त्म नहीं हो सकता। समान संस्कृति, जो सेम राष्ट्रीयता के लोग होते हैं उनकी संस्कृति भी समान होती है, समान हित होता है, सबकी इच्छाएँ समान होती है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं सोचते। अगर राष्ट्रीयता की भावना आपके अंदर है तो आप सबको लेके चलोगे। ये उसके हो गए आवश्यक तत्व, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं साथ साथ क्लियर कर रही हूँ सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1, ठीक है। तो हमने राष्ट्रीयता पढ़ लिया, राष्ट्र क्या है ये पढ़ लिया। प्रभुसत्ता आपको मैं बता चुकी हूँ, शक्ति और सत्ता जो राज्य के तत्व में बताया था। अगर आपको मैंने सत्ता दे दी तो सत्ता से क्या कर लोगे, सरकार सत्ता का क्या चार्ट डालेगी। अगर शक्ति इसको मैंने छीन ली तो, क्योंकि शक्ति से अगर देखो मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास सत्ता जाओ शासन चलाओ, लेकिन मैंने आपकी पावर ही छीन ली तो आप कर पाओगे अपने मतलब नियम कानून बना पाओगे, लागू कर पाओगे, लोगों को मना पाओगे कि उनको माने, कभी नहीं मानेंगे। आप अपनी पावर दिखाते हो, कहते हैं ना शक्ति में ही बल है, तो पावर दिखाते हो तभी तो आप सत्ता कर पाते हो। तो प्रभु सत्ता दोनों से मिलकर मिला है, शक्ति और सत्ता क्या है आप एक्सप्लेन कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है ना। बाकी अगर कोई बुक है उसमें से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन, मैं आपको बता चुकी हूँ राज्य क्या है, राज्य और सरकार में अंतर। अच्छा, राज्य और सरकार में अंतर आपका इस चैप्टर में से क्वेश्चन निकल के आता है, देखते हैं। वैसे एनआईएस की बुक देखो, राज्य क्या है, यहाँ पे सारे टॉपिक्स में क्लियर करने वाली, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। जनसंख्या तत्व, सारे तत्व मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, इसमें और कुछ नहीं दे रखा। लेकिन क्योंकि चैप्टर राज्य और सरकार पे चल रहा है तो राज्य सरकार में अंतर भी आपसे पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दी, तो आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा। राज्य सरकार से अधिक व्यापक है। देखो राज्य का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा है ना,
लेकिन सरकार क्या है फ्रेंड्स, सरकार में क्या है, जो शासन चलाती है तो क्या है, सरकार में 3 ही होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसी के सदस्य शामिल हैं, लेकिन राज्य में पूरी जनता शामिल है। सेकंड पॉइंट, राज्य क्या है फ्रेंड्स, सरकार क्या है फ्रेंड्स, देखो राज्य, सरकार क्या है, राज्य का अंग है, ठीक है। मतलब सरकार राज्य में रह के बनती है, राज्य से मतलब सरकार से राज्य नहीं बनता, तो इसीलिए ये एक अंतर है बड़ा। राज्य स्थायी है, राज्य कभी आपका बदलेगा नहीं, लेकिन सरकार आती जाती रहती है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, तो बहुत सारी है और भी। राज्य स्वामी होता है, देखो राज्य क्या है, स्वामी हो गया, लेकिन सरकार उसकी नौकर है, उसमें रह के काम कर रही है। किस लिए कर रही है, जो राज्य में जनसंख्या रह रही है उन लोगों के लिए काम कर रही है, ठीक है ना। और राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है, एक जमीन का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं भूभाग, उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया दोनों में अंतर, राज्य और सरकार में अंतर मैं आपको बता चुकी हूँ। और राज्य और समाज में अंतर आएगा तो आप वो भी बना पाओगे, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बता दिया था, सबसे पहले समाज बना फिर राज्य बना, तो आप लिख सकते हो पहला अंतर, समाज राज्य से पहले बना, समाज का क्षेत्र राज्य के क्षेत्र से बड़ा है, ठीक है ना। राज्य के लिए निश्चित भूभाग की आवश्यकता है, समाज के लिए नहीं। देखो समाज आप कहीं भी बसा सकते हो, राज्य तो पता है, आपको पता है दिल्ली है, दिल्ली का एक निश्चित स्थान है, ठीक है, गुजरात का अलग हिस्सा है, पंजाब का अलग हिस्सा है, लेकिन समाज आप कहीं भी बना सकते हो। इन राज्यों में कई समाज बन जाते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया आप समाज के। अब देखो राज्य के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, समाज के लिए होती है नहीं। समाज के लिए क्या होता है, समाज तो भावात्मक आधार पर जुड़ा रहता है ना फ्रेंड्स, आप खुद ही नियम कानून बनाओगे ताकि दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन राज्य में सरकार कानून बनाएगी क्योंकि वो सबको लेके चलती है, वो किसी एक पर्टिकुलर समाज को लेके नहीं चलती यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्योंकि मुझे जल्दी भी बोलना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी आपको ये सब करा रही हूँ। तो इस चैप्टर का इतना ही है, इसमें से इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर फटाफट देखते हैं। अब है आपका नेक्स्ट चैप्टर 3, समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद। तो देखो अभी मैं आपको सारी चीज़ समझा चुकी हूँ, राज्य और समाज में अंतर मैं आपको बता चुकी हूँ, राष्ट्र और राज्य में भेद आप बता पाएंगे क्योंकि राज्यों से कई राज्यों को मिलाकर ही आपका राष्ट्र बनता है ना, ये आपको पता ही है। तो पहले राज्य आया था फिर राष्ट्र आपका आया था, ठीक है। और राज्य का जो होता है वो प्रभु सत्ता, मतलब जो होता है ना, प्रभु सत्ता संपन्न होना बहुत जरूरी होता है, राष्ट्र का नहीं। देखो राष्ट्र में सारे राज्य जुड़ गए, सभी राज्य अपने अपने में शक्तिशाली बन जाएंगे तो राष्ट्र ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बन जाता है, आपको बताइए, ठीक है। क्लियर हो गया। समाज क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, व्यक्तियों के मतलब व्यक्तियों से मिलकर बनता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। समाज से अलग रहना मनुष्य के विकास में बिल्कुल भी बाधक है, ठीक है ना। और समाज का निर्माण मनुष्य खुद करता है, क्योंकि मनुष्य नहीं तो समाज भी नहीं बनेगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। और समाज बनेंगे तभी तो राज्य बनेगा, ठीक है ना। अब है इसके बाद फ्रेंड्स राष्ट्र राज्य में आपको, अच्छा संघ और समुदाय का अर्थ बताइए। देखो ये कोई क्वेश्चन है आपको आएगा, मान लो मैंने नहीं पढ़ाया, आप फिर भी तो लिख पाओगे। समुदाय क्या है, देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, राज्य में रहता है, और उसको जीवन जीने के लिए क्या होता है, उसको किसी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक संघ बनाने की आवश्यकता होती है, समुदाय बनाने की आवश्यकता होती है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो समान प्रवृत्ति के होते हैं, समान सोच के होते हैं, ठीक है ना। आप भी बनाते हो ना ग्रुप, अपने सब अपने अपने हिसाब के ग्रुप बनाते हैं। लड़कियों का अपना ग्रुप होता है, लड़कों का अपना ग्रुप होता है, समाज में अच्छे वर्गों का अपना ग्रुप होता है, जो बुरे लोग होते हैं उनका अलग ग्रुप होता है। तो इनकी आवश्यकता क्यों होती है फ्रेंड्स, ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं हमें डेवलपमेंट में। अब चाहे अच्छा डेवलपमेंट हो या बुराई की तरफ ले जाएँ, वो डिपेंड करता है, ठीक है। सरकार क्या है, इजीली बता पाओगे। सरकार करती क्या है, अभी मैंने बताया था राज्य के सरकार में डिफरेंस में, कि सरकार राज्य का ही अंग है। राज्य अमूर्त है, सरकार मूर्त है। अमूर्त समझते हो, राज्य आप देख सकते हो, नहीं दिखता, और सरकार आप देख सकते हो ना, बीजेपी के ये लोग हैं, अच्छा ठीक है ना, समझ आ रहा है। राज्य एक से होते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। तो ये सब सरकार की कुछ विशेषताएं हैं, और डिफरेंस भी मैं आपको समझा चुकी हूँ साथ साथ, है ना। मालिक है, बताया था ना, राज्य मालिक है, सरकार नौकर है, काम करती है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आप एक बार देख लीजिएगा, राज्य और समाज में भेद, इसे रीड करना चाहते हो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इसके देखो पॉइंट्स दे रखे हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने ढंग से सुना है तो आप इजीली एग्जाम में अटेंड कर पाएंगे, ठीक है ना। राज्य एक राजनीतिक संगठन है, यह राजनीतिक रूप से गठित किया जाता है। एक समाज है, मतलब राजनीतिक रूप से गठित, जबकि समाज एक सामाजिक संगठन है। ये सभी प्रकार के जो संघ होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये सब निहित है इसमें, ठीक है ना। और राज्य से समाज राज्य से ज़्यादा विशाल है और संकीर्ण भी है, ठीक है।
राज्य से पहले स्थान होने के कारण पहले आया था। एक समाज क्या है, एक प्राकृतिक और नैसर्गिक, ठीक है ना, संस्था है। दूसरी ओर राज्य एक बनावटी मानव निर्मित है जो हमने बनाई है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर निर्मित किया जा सकता है। और यही भी कारण है कि हम राज्य को एक औपचारिक और वैधानिक संगठन की संरचना के रूप में पाते हैं। और समाज भी एक संगठन है, संस्था है, लेकिन ये राज्य की तरह औपचारिक नहीं है। फॉर्मल इनफॉर्मल आपको बताइए बेहतर, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो। राज्य की देखो अपनी प्रभुसत्ता होती है, बिना प्रभुसत्ता के राज्य कुछ नहीं, लेकिन समाज में प्रभुसत्ता कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। राज्य एक निश्चित भूभाग पे होता है, लेकिन समाज आपको पता ही है ये कहीं भी संगठित इजीली हो जाता है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर भूभाग की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सारे इसके डिफरेंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका राज्य और सरकार में डिफरेंस। मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, ठीक है ना। आप ये पहले भी बताया था ये मैंने, राज्य और राष्ट्र में डिफरेंस आपको मैं बता चुकी हूँ। राष्ट्र क्या है फ्रेंड्स, राष्ट्र का जो अर्थ है वो ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों का वह समुदाय है जो समान भाषा, भूभाग, अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान, विचार और एक ही संस्कृति में अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्र सबका अर्थ ऐसे लोग ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग हैं और इसे बरकरार रखना चाहते हैं। कहते हैं ना हम इंडियन हैं, हम इंडियन ही रहेंगे, तो ये होता है, ठीक है। मतलब अपनी संस्कृति को ही चाहते हैं, वो दूसरों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो इतने अपनी मतलब राष्ट्रीयता के प्रति, एकता की भावना के प्रति इतने बंधे होते हैं कि उन्हें दूसरा दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। और राज्य आपको बताइए, राज्य तो अलग अलग होते हैं, वहाँ पे हर राज्य में अलग अलग उसका संस्कृति है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक विचार है, अलग अलग भूभाग है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिफरेंस है। बाकी आप एक बार ये सारे पॉइंट्स पढ़ जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपका ये आ जाता है कि राज्य और संघ, जिसे समुदाय भी कहते हैं, तो उसमें आप भेद बताइए, तो आप कैसे बताओगे, है ना। तो समुदाय में बता चुकी हूँ आपको, लोग बनाते हैं, ठीक है ना, अपने अपने मतलब सबके जो हर समुदाय होता है उसके कुछ विचार जो होते हैं, इच्छाएं होती हैं, काम करने का तरीका, सब चीज़ एक समान होती है एक समुदाय की, ठीक है ना। तभी तो समुदाय के सदस्य बनते हो आप। अगर आपकी मैच ही नहीं करेंगी कोई बातें, तो आप उस समुदाय का सदस्य बनना चाहोगे, कभी नहीं चाहोगे, ठीक है। तो राज्य और संघ में क्या भेद हो जाता है फ्रेंड्स, देखो राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। पॉइंट्स फर्स्ट, राज्य का सदस्य आपको बनना ही बनना पड़ेगा, लेकिन समुदाय का आप पर डिपेंड करता है, आज हो कल नहीं हो। सेकंड पॉइंट्स क्या हो जाता है, एक समय में एक ही राज्य की सदस्य आपको मिलती है, ठीक है ना। आप सदस्य अगर राज्य में रह रहे हो तो एक टाइम पे एक ही बार उसका सदस्य बनोगे ना, अलग अलग राज्यों के तो नहीं बनोगे। लेकिन समुदाय में क्या कर सकते हो आप, कभी भी मतलब चेंज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। राज्य के लिए फिर अगेन यही पॉइंट्स हमेशा याद रखना है, एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है, समुदाय का कोई भूभाग नहीं होता भाई, ठीक है। राज्य स्थायी है, संघ अस्थायी है। राज्य तो हमेशा वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन समुदाय बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, संघ बनता रहता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, संघ कोई भी संघ हो, कोई भी समुदाय, वो राज्य पे नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन राज्य समुदाय पे नियंत्रण, संघ पर नियंत्रण कर सकता है। तो ये होगा ये डिफरेंस। पॉइंट्स लिख लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा आपको पेपर में क्या लिखना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है फ्रेंड्स 4, प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके भी रिलेटेड करेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका उदारवाद, ठीक है। तो उदारवाद क्या है वो मैं आपको बताती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स जो उदारवाद है, उदारवाद तो आपको पता ही है, अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म से निकला है और लैटिन भाषा के लिबरलिस्ट से निकला है। तो इसका मेन मतलब होता है स्वतंत्र व्यक्ति। मतलब ये कहता है ये व्यक्ति की बुद्धि और विवेक में विश्वास रखता है और ये उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। मतलब वो कहता है कि व्यक्ति में इतना दिमाग है, इतनी बुद्धि है कि उसको स्वतंत्रता ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, उसका उपयोग कर पाए और अपना विकास स्वयं कर पाए, ठीक है ना। उसको किसी बंधन में बांधना नहीं चाहिए, ठीक है। और उदारवाद के फ्रेंड्स विशेषताएं क्या क्या हैं, उदारवादी मतलब दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विश्वास करता है। ये कहते हैं व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वो अपना विकास स्वयं कर सके। व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है, सारा केंद्र मतलब सारी विचारधारा इसकी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। व्यक्ति 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 के लिए ये करो, व्यक्ति के लिए वो करो, होता है ना, ताकि व्यक्ति का विकास हो सके। उस पर किसी भी प्रकार का बंधन मत रखो। व्यक्ति राज्य से पहले है, वो व्यक्ति को ही करेगा, वो राज्य भी नहीं दिख रहा उसे यहाँ पे, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है सोच में। नेक्स्ट है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये क्या कहता है कि जो ये मतलब आपका उदारवादी है, ये कहता है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। मतलब मुक्त होना चाहिए, सभी के लिए खुली होनी चाहिए, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं। यह निजी संपत्ति की व्यवस्था में विश्वास रखता है। कहता है हर व्यक्ति को अधिकार है भाई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी वो जोड़ सकता है। संपत्ति के अधिकार को अति पावन और अधिकतम लाभ को एकत्र लक्ष्य उत्पादन, मतलब ये कहता है कि जिस व्यक्ति पर जितनी क्वालिटी है ना वो उतना पैसा कमा सकता है,
ठीक है, जबकि इस भावना का मार्क्सवाद विरोध करता है, लेकिन ये सपोर्ट करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये कहता है व्यक्ति में अगर बुद्धि है, विवेक है, तो वो उसको पूरा अधिकार है, वो कितनी भी पूंजी अपने नियंत्रण में रख सकता है, कितना भी कमा सकता है, कितना भी साधनों पे अपना अधिकार जमा सकता है। सीमित राज्य है, ठीक है ना। उदारवाद ना राज्य को ना सीमित कर देता है, मैंने आपको पहले बताया था ना, व्यक्ति को ऊपर रखता है, व्यक्ति कहता है राज्य को मतलब सीमित रहना चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता पे कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है ना। परंपरा अंधविश्वासों का विरोध, आपको बताइए, क्योंकि व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देता है और परंपरा अंधविश्वास व्यक्ति के लिए क्या है, उसके मार्ग में बाधक तत्व हैं, तो इसलिए इनका ये विरोध करता है। भाई लोकतंत्र को तो मानेगा ही, क्योंकि लोकतंत्र ही सरकार ही प्रतिपादक है उदारवाद की, तो उदारवाद अगर चाहते हो तो लोकतंत्र का निर्माण होना जरूरी है। लोकतंत्र में लोग ही द्वारा शासन चलाया जाता है, लोग ही सरकार चुनते हैं और लोगों के लिए ही काम किया जाता है, तो इसलिए लोकतंत्र का ये हिमायती है उदारवाद। लोक कल्याणवाद, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि लोग मीन्स व्यक्ति से मिलके बनते हैं सारे, तो उनके कल्याण की सोचना तो ज़रूरी है, तो इसलिए लोक कल्याणवाद की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ये कहता है राज्य को लोगों की सेवा करनी चाहिए, जितने भी उनके अंदर जितने भी उनके मार्ग में कोई बाधाएं आती हैं अगर विकास को लेकर, तो उसे दूर कर देना चाहिए तुरंत। क्लियर हो गया उदारवाद अच्छे से, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है आपका मार्क्सवाद। अब देखिए मार्क्सवाद डायरेक्ट इसका अपोजिट आ जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड, जो मार्क्सवाद है आपको पता ही होगा 17वीं 18वीं शताब्दी में जो पश्चिमी देशों में जो कारखानों की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था का निर्माण हुआ था, जिसके वजह से क्या हुआ था, मजदूरों की स्थिति बदलने लगी थी, बद से बदतर होने लगी थी। तो इसको देखते हुए कार्ल मार्क्स जैसे मेन है, वैसे फ्रेडरिक एंजल्स भी, लेकिन कार्ल मार्क्स का नाम पहले आता है। तो कार्ल मार्क्स ने इस पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए, मतलब इसका विरोध करने के लिए ही मार्क्सवाद की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इसके मूल सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसके मूल सिद्धांत आपको पता ही हैं। ये किस पे जोर देता है, ये मजदूर वर्ग के लिए लड़ता है, पूंजीपति वर्ग का विरोध करता है, ठीक है। मार्क्सवाद में दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, और इसका मानना है कि पूंजीपति वर्ग हमेशा ही मजदूर वर्ग का शोषण करता है, ठीक है ना। तो मार्क्सवाद के सिद्धांत जो हैं, मूल सिद्धांत हैं, अगर आप पॉइंट्स में बताऊँ तो पहला सिद्धांत इसका आ जाता है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, ठीक है। सेकंड आपका आता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसका मानना यह है कि समाज में हमेशा से दो वर्ग हैं, पूंजीपति और मजदूर, और इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। पूंजीपति हमेशा मजदूर को दबाते रहते हैं और मजदूर हमेशा उनके शोषण का शिकार होते रहते हैं। और नेक्स्ट है आपका राज्य क्या है, एक वर्ग संस्था है, ठीक है ना। यहाँ पे बाकी आपके ये पॉइंट्स आपको क्लियर लग रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट पॉइंट्स बता रही थी इनके, अगर ये समझ आ रहे हैं आप इनको मूल सिद्धांत ये आपके इसके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत क्या क्या हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको इसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कभी कभी अलग से भी पूछ लिया जाता है कि क्या है, ये भी मार्क्सवाद का ही सिद्धांत है, ठीक है। और आपका इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का भी सिद्धांत है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जिनके मतलब भौतिकवादी क्या है, इसमें ये बोलता है कि समाज में दो विरोधी शक्तियाँ हैं। भौतिकवादी का मैं आपको बता रही हूँ, इसमें देखते हैं तेरा, हाँ ये दे रखे हैं आपको पॉइंट्स, देखो ये सिद्धांत भी हैं और विशेषताएँ भी हैं, ठीक है। ऐतिहासिक भौतिकवादी का सिद्धांत, ठीक है ना। तो भौतिकवादी सिद्धांत में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कि मतलब जिनके आपसी संघर्ष के कारण समाज का विकास होता है ना। समाज में विरोधी पदार्थ, इसका मतलब यह है कि समाज में विरोधी पदार्थों में आपसी संघर्ष चलता रहता है, ठीक है ना। समाज में परिवर्तन तथा विकास होता रहता है। पूंजीवादी समाज में ये दो विरोधी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, पूंजीपति और मजदूर। तो इसका मानना यह है कि इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है और इनकी वजह से समाज में भी परिवर्तन आता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका जो मार्क्सवाद है उसका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कहता है कि मजदूर जो काम करता है, मजदूर ने एक वस्तु बनाई, ठीक है ना, वस्तु का निर्माण किया। अब उस वस्तु को जब बेचा गया ना तो उसे वेतन मिलता है, लेकिन उस वस्तु पे जो ऊपर से कमाया जाता है वो मालिक के उसमें जाता है, हक में जाता है। वो कहता है ये चीज़ गलत है, जो अतिरिक्त मूल्य उस वस्तु का मिला है वो भी मजदूर का ही उसमें हक होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत उसने की है, मालिक को लाभ क्यों होता है। तो इस तरह से ये इसका सिद्धांत है। इस वजह से वो बोलता है निर्धन और निर्धन बनता जा रहा है और अमीर बनता जा रहा है, ठीक है ना। और अतिरिक्त मूल्य के दम पर ही जो है वो पूंजीपति क्या हो रहे, पनप रहे हैं। समझ में आ गया। एक एग्जांपल देती हूँ, आपने एक पेन बनाया, ठीक है ना, पेन बनाने का सामान आपका 2 रुपये का लगा, वो पेन 10 रुपये का बच रहा है, ठीक है। आपको मैं 2 रुपये ही दे रही हूँ, बाकी के 8 रुपये किसके हक में जा रहे हैं, मालिक कमा रहा है ना। तो ये इससे क्या है, वो तो अमीर बन रहा है लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए। तो अब क्लियर है वाला आंसर आपको, इसको अपनी लैंग्वेज में बनाना चाहो तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख लेना।
वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मैं आपको बता चुकी हूँ। समाज में हमेशा दो वर्ग हैं, पूंजीपति और मजदूर, और हमेशा पूंजीपति क्या करता है, शोषण करता है। ये किसका मानना है, कार्ल मार्क्स का, मार्क्सवाद का, ठीक है। और मजदूर वर्ग का हमेशा शोषण होता रहता है, उसका विकास कभी नहीं हो पाता, वो और गरीब होता चले जाता है, और मजदूर जो पूंजीपति वर्ग है वो और अमीर होता चले जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बाकी आप किसको सपोर्ट करना चाहोगे आप देख लीजिएगा। उदारवाद के एकदम खिलाफ है ये। उदारवाद तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखता है, उसके लिए मतलब सारे मतलब कहते हैं ना सभी एक समान है, लेकिन ये गरीबों का हिमायती, मजदूरों का हिमायती, ठीक है ना। तो ये मजदूरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखता है, इसके लिए सब बराबर नहीं है। उदारवाद कहता है आपका सबको अपनी मतलब प्राइवेट संपत्ति प्रॉपर्टी रखने का हक है, लेकिन ये कहता है कि अमीर इससे और अमीर बनेंगे, गरीबों को क्या मिलेगा। बल्कि ये तो कहेगा कि पूंजीपतियों का धन भी छीन के गरीबों को बांट दो ताकि उनका भी लेवल बराबर आ जाए। क्लियर है आप। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपके गांधीवाद। तो गांधीवादी सोच आपको पता ही है, सत्य अहिंसा ही है। मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाई थी, जिनके बच्चों के पास हिस्ट्री थी तो वो बेहतर इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मार्क्सवाद के उद्देश्य पूछे जाएँ तो आपको अभी सारा सिद्धांत मैं बता चुकी हूँ, उन सिद्धांतों से भी आप उसके उद्देश्य लिख सकते हो। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे उसका पहला उद्देश्य क्या होगा, श्रमिकों के शोषण का विरोध करना। अभी मैंने आपको बताया था, हमें शुरू से कहता आ रहा है उनका शोषण होता है, तो उनका विरोध करने इसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पज़ का यही है। सेकेंड, श्रमिकों की एकता और संगठन का निर्माण करना। आपने देखा होगा ना, यूनियन ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप लीडर बन जाता है जो अपनी यूनियन के लिए लड़ते हैं, ठीक है ना। तो और थर्ड पॉइंट है आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय पे जोर देना। आर्थिक समानता बता ही चुकी हूँ, पूंजीपति तभी ज़्यादा पूंजीपति ना बन पाए और मजदूर वर्ग उनके लेवल में आ जाए, तो आर्थिक समानता भाई होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा इसका मानना है, ठीक है ना। और सामाजिक न्याय आपको पता ही है, समाज में मतलब मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान का जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। पूंजीवाद की समाप्ति जड़ से समाप्त करना चाहता है, ये इसका नेक्स्ट उद्देश्य है कि ख़त्म करना जड़ से, पूंजीवाद को मिटा दो, ठीक है ना। इस तरह से और कैसे समाज की स्थापना करना चाहता है, एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन, जहाँ पे वर्ग विहीन मीन्स कोई वर्ग ही ना हो। क्वेश्चन आ जाता है वर्ग विहीन सिद्धांत क्या है उसका, मार्क्स का, तो जिसमें ये जो पूंजीपति और मजदूर दो वर्ग बने ना, ये वर्ग ही खत्म हो जाए, सब बराबर हों और सबको बराबर के अधिकार मिले अपने विकास के लिए। क्लियर है। अब गांधी जी, फ्रेंड्स, गांधीवाद की स्थापना किसने की, गांधी जी ने। गांधी जी हैं इसके मेन, तो उन्हीं की सोच पे आधारित है। और गांधी जी की सोच आपको पता ही सत्य अहिंसा पे आधारित है, ठीक है। और ये मेहनत पे जोर देते हैं, ये मतलब कुटीर उद्योगों पे जोर देते हैं, लघु उद्योगों पे जोर देते हैं, मतलब कुटीर उद्योगों को ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। ये कहते हैं इंसान के दो हाथ हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इसलिए खुद ही ये चरखा चला के अपना मतलब इन्होंने अपने जो कपड़े जो ये थे खुद ही उसका निर्माण किया करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से गांधी जी हैं, अब मेरे यहाँ पे आ गया है। और ये विकेंद्रीकरण पे जोर देते हैं, ये कहते हैं शक्तियाँ जो हैं सारी बांट देनी चाहिए, एक हाथ पे रहेंगी तो वो निरंकुश हो जाएगा, अपने लिए सोचेगा। कुटीर उद्योग बता चुकी हूँ, ट्रस्टीशिप पे ये विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी सोच है, किनकी, गांधीवादी की, ठीक है ना, गांधी जी की। तो ये धर्म और राजनीति, धर्म को भी साथ साथ ले लेके चलते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं राज्यों के मतलब अपने कार्य हैं, राज्यों को मतलब ऐसे कार्य करने चाहिए जो सरकार मतलब लोगों के हित में हो, ठीक है, जिससे एक अच्छे राज्य का निर्माण हो, एक अच्छी शासन व्यवस्था का निर्माण हो, ये इनकी सोच है। ये सामाजिक परिवर्तन पर जोर देते हैं गांधी जी, आपको पता ही, तभी तो इतने सारे इन्होंने आंदोलन करे, क्योंकि समाज में परिवर्तन ही तो ये चाहते थे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसके गांधी जी का आप यहाँ पे लिख सकते हो। विकेंद्रीकरण में आपको बता चुकी हूँ, ये सारे क्या हैं, इनके राजनीतिक विचार हैं कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कुटीर उद्योग होने चाहिए, ट्रस्टीशिप होनी चाहिए। बाकी आप एक बार पढ़ना चाहते हो आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना मैं कर, ठीक है। बाकी मैंने आपको जितना हो सके मैक्सिमम लेवल में मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप एक्सप्लेन भी खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गांधीवादी के सिद्धांत क्या थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने अभी बताया था, याद है, सत्य अहिंसा सत्याग्रह जो चलाया, और धर्म, बिल्कुल सही, धर्म को राजनीति जोड़ते हैं, और राज्य के कार्य जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको बताया, ठीक है ना। और ये फ्रेंड्स एक चीज़ इसमें याद रखना, जो गांधी जी थी वो हमेशा क्या करते थे, जो पाश्चात्य सभ्यता होती थी ना, अंग्रेजी ब्रिटिश, उसका हमेशा विरोध करते थे, ठीक, कहते थे क्या है पाश्चात्य सभ्यता, आपको समझ गए, मतलब उनकी तरह कपड़े वपड़े पहनना, खाने खूने में आप खाते हैं आजकल के बर्गर वर्गर हॉट डॉग वॉट डॉग सब पश्चिमी सभ्यता से आया हुआ है। तो गांधी जी इन सबका विरोध करते थे, इनकी आलोचना करते थे। वो कुटीर उद्योग उन्होंने चालू इसलिए किया था कि हम भारतीय, हम अपने आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जो बर्तन बना रहा है वो बर्तन बनाए, जूते बना रहा है वो उसको बर्तन दे के उससे जूते लेके एक्सचेंज करके अपना जीवन यापन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कुटीर उद्योग हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आई होप ये 4 चैप्टर तक आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ।
इससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला। इस बार मैंने बहुत अच्छे से मतलब आपको समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये भी इसमें आपको ये पढ़ना है संविधान सभा के बारे में। प्लीज़ इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या है, कितना क्या क्या बैठक हुई और कब ये बना, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब आती है संविधान की प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना में आपको पूरी प्रस्तावना पता होनी चाहिए, भारत की प्रस्तावना क्या कहती है, ठीक है। तो भारत की प्रस्तावना देखो, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये निकल के आ जाता है कि हम भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बताइए अपने शब्दों में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो अब इनको एक्सप्लेन कैसे करना है, देखो क्वेश्चन कैसे भी आए, अगर आपको ये वर्ड्स दिखते हैं, संप्रभुता, ये सारे वर्ड दिखते हैं, तो भी आपको यही आंसर करना है। देखो मतलब समझ लीजिए क्या होता है। संप्रभुता का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। संप्रभुता क्या होती है, शक्ति के साथ सत्ता, तो दोनों का होना अनिवार्य है। अगर आप शासन व्यवस्था चलाते हो किसी भी राज्य की, है ना, तो भारत शक्ति है, तभी तो वो आंतरिक बाहरी दबावों से बचता है, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है, ठीक है ना, और देश का शासन चलाता है। समाजवादी है, भारत एक समाजवादी राज्य है। अच्छा, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य भी है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष सेम वर्ड है। मतलब भारत में किसी भी धर्म का, मतलब भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें भारत में सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, सभी को किसी भी धर्म को चुनने का स्वतंत्रता प्रदान की है, अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म को छोड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये अलग है। और फिर समाजवादी क्या है, समाज को मतलब जोड़ने का काम करता है, समाजवाद का प्रयोग करता है। ये कहता है कि सभी असमानताओं को दूर करना चाहिए और सभी लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा मकान, उनकी पूर्ति पर ये जोर देता है। कहता है इसी आदर्श पे एक समाज का निर्माण करना चाहता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी ये जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूरी ना कर पाए, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष रहते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। भारतीय पंथ निरपेक्ष रहते हैं, हर व्यक्ति को कोई भी धर्म चुनने का धार्मिक पूरी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र पर आधारित है। एक मतलब इसमें से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है, सार्वभौम वैश्य मताधिकार क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये वो होता है कि हर 18 वर्ष का स्त्री पुरुष बिना किसी जाति धर्म लिंग के भेदभाव के वोट डालने का अधिकार रखता है। और इसके आधार पर जो जनता मतलब सारी शक्ति जनता में निहित होती है, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। वो भारत है, क्योंकि जनता शासन चुनती है। ये शासन जो है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जाता है। क्लियर है ये? बाकी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो न्याय स्वतंत्रता समानता है, ये भी भारत के संविधान में कहा गया है। और मैं ये तुम्हें तीनों चीज़ समझा चुकी हूँ आगे फर्स्ट में ही, कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है। तो ये सब फ्रेंड्स संविधान में लिखित रूप में है। अगर स्पेशली पर्टिकुलर पूछा जाए तो आप बता देना। अगर क्वेश्चन कुछ भी घुमा के दे जाए, आप उसको एक्सप्लेन आपको करना आना चाहिए, बस ये मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, देखो संविधान में ये भी है आपका कि ये गरिमा, बंधुत्व, एकता और अखंडता, इस पे जोर देता है ना। भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है, एकता का सूत्र में भी बांधे रखता है सभी लोगों को, और अखंडता, ताकि देश की मतलब कहते हैं ना आन मान शान पे कोई आँच ना आने पाए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखता है। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान। भारत का संविधान क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है ना। तो आपको बताइए भारत का संविधान आप किसने बनाया, मैंने आपको इस पहले बोल दिया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। तो बहन फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है ना, ये क्या है, भारत की जनता का इसका मूल स्रोत है। मतलब लोगों ने इसे बनाया और स्वीकार किया और लागू किया। अब क्यों किया, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं थी। क्या थी? पहला, भारत के संविधान की पहली विशेषता, एक तो ये लिखित संविधान है, ये लिखित रूप में है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो इसमें लिखा हुआ है वो होना ही होना है। जैसे कि आपको लिखा हुआ है लिखित संविधान में कि भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए, तो वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखित चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। नेक्स्ट है, भारत का संविधान जो है वो कठोर है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत लचीलापन भी है। अगर हमें लगता है कि किसी चीज़ से मतलब कोई नियम बना भारत के संविधान में और वो नियम हमें लगता है जनता के हित के लिए नहीं है, मतलब उससे जनता का कोई हित नहीं हो रहा, तो हम लचीलापन में तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, मतलब दूसरे वे में मोड़ करके दूसरा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका एक संघात्मक राज्य व्यवस्था, ये है इसका एक मतलब वो, ठीक है। ये क्या कहते हैं विशेषता उसकी कि किसकी, आपके संविधान की। क्योंकि भारत में क्या है, संघीय शासन प्रणाली है, मतलब संघ और राज्य है, दोनों में शक्तियाँ बटी हुई हैं बराबर, ये आपको पता ही है।
संसदीय लोकतंत्र में मतलब संसद ये लोकतंत्रीय प्रणाली है भारत में, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, राष्ट्रपति भी होता है ना। तो ये सब ऐसे इस तरह से सुचारू रूप से काम करते हैं। बाकी प्लीज़ आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि संसदीय लोकतंत्रात्मक क्या है, तो आप बता पाएंगे। संघात्मक राज्य व्यवस्था क्या होती है, तो आप बता पाएंगे। कभी कभी 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, है ना। तो भारत के संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य का भी विशेष स्थान है, क्योंकि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग व्यक्ति के विकास के लिए 6 मौलिक अधिकार उन्होंने बताए थे, लेकिन बाद में एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन भी उन्होंने ऐड कर दिया, तो 7 हो गए हैं आज की डेट में, ठीक है। तो क्या होता है, उनसे व्यक्ति का विकास होता है। और लेकिन ये भी है कि अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं आपके विकास के लिए, तो आपको कुछ कर्तव्यों का भी मतलब वो करना पड़ेगा, आपके कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। तो आपके कर्तव्य अगर आपसे पूछा है तो क्या होंगे, आपको एक भारत के नागरिक का, कि आपको राष्ट्रीय ध्वज की मतलब इज्जत करनी चाहिए, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए, ठीक है, राष्ट्र के सभी नियमों कानूनों का मतलब पालन करना चाहिए। तो ये सब कुछ आपके कर्तव्य होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। ये अलग विशेषता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। कभी कभी ये अलग से क्वेश्चन भी मतलब कहते हैं ना, पॉइंट्स के भी क्वेश्चन निकाल के वो लोग डाल देते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, एक विशेषता ही है ना संविधान की, लेकिन अलग से क्वेश्चन बना के दे दिया कि क्या है नीति निर्देशक। तो ये सिद्धांत हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड का कॉपी किया गया, वहाँ सबसे पहले लागू किए गए थे। और लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य के नीति सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया, ठीक है ना, ताकि न्याय मिले। और इनका उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जहाँ समूचा धन कुछ ही लोगों के हाथों में ना रह के सबको बराबर मिले, ठीक है। तो ये होते हैं आपके नीति निर्देशक न्याय, जो क्या होते हैं, कि मतलब किसको फॉलो करते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं इसके अंदर। एकीकृत न्याय प्रणाली आपको बता चुकी हूँ, एकीकृत न्याय प्रणाली है भारत में भी। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय है, फिर आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे आप कहते हो, ठीक है ना, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, ठीक है ना। पहले आप छोटी निचली अदालतों में जाते हो, नहीं मिला आपको न्याय, फिर उच्च में जाते हो, फिर और भी नहीं मिला, लास्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों का नेक्स्ट आपका है विशेषता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे जोर दिया गया है। देखो न्यायपालिका स्वतंत्र है, राष्ट्रपति का भी मतलब उसके ऊपर राष्ट्रपति ही है तो जो फांसी की सज़ा माफ़ करा सकता है, मगर वो कभी कभी होता है, हर केस में नहीं होता। लेकिन जो न्यायालय जो मतलब न्याय कर देता है उसको सबका सम्मान करना ही पड़ता है, चाहे वो कितने बड़े लेवल का नेता हो, लीडर हो, प्रधानमंत्री हो, ठीक है। भारत में एक हरी नागरिकता, आपको पता है एक हरी नागरिकता मतलब आमतौर से नागरिक दोहरी नागरिकता का लाभ उठाते हैं। कहते हैं ना अमेरिका का भी नागरिक है, इंडिया का भी नागरिक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जिस स्थान पर मतलब पैदा होता है, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी स्थान पर निवास करे, किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो, वह राज्य जैसे झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ कहीं पे भी हो, जहाँ से भी हो, लेकिन वह किसी भी राज्य का हो परंतु भारत का ही नागरिक कहलाएगा। आपको पता ही है ना। तो अमेरिका में अलग अलग है, अमेरिका में क्या है मतलब अमेरिका का नागरिक है और साथ ही पर्टिकुलर किसी राज्य है उसका भी नागरिक वो कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। कई नागरिकता क्या होती है, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार में बता चुकी हूँ, हर 18 वर्ष के स्त्री पुरुष को बिना किसी जाति भेदभाव धर्मभाव के लिंग के वोट डालने का अधिकार, उसे ही कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है यार, आता ही है, ठीक है। आपातकाल की व्यवस्था पता, आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में की जाती है। आपातकाल तीन प्रकार से लगता है आपातकाल। एक युद्ध और भारी आक्रमण का डर हो, देश में मतलब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की स्थिति आ गई हो, ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब आपने जो संविधान चल रहा है उसमें कोई मतलब वो आ गया, दिक्कत आ गई, संविधान सही से चल नहीं पा रहा, संविधान के जो नियम कानून है राज्य के अकॉर्डिंग हो नहीं पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वित्तीय संकट, तो आपातकाल की घोषणा हो जाती है। तो ये राष्ट्रपति करता है आपातकाल के, आपको पता ही है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इसी के साथ फ्रेंड्स पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से करा दिया आपको। बाकी अगर कोई डाउट्स हो, अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आपको रीड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलूँगी तो नहीं हो पाएगा हमारा टाइम पे, और कल आपका पेपर है। नेक्स्ट आपका आता है 6 चैप्टर मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार मैं आपको बता चुकी क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये लाइन आपको पढ़ के जानी है, कब मतलब को संशोधन हुआ था, कौन सा हटा दिया था, संपत्ति का हटा दिया था तो 6 रह गए थे, कौन सा ऐड कर दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और हमारे मौलिक अधिकार की कौन सी धारा में मौलिक अधिकार उल्लिखित है, तो प्लीज़ पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये आपके मौलिक अधिकार है जो आपके विकास में सहायक होते हैं, यही आपके मूल अधिकार होते हैं, ठीक है ना।
बाकी आपको ये एक्सप्लेन करना है, या आप एक्सप्लेन कर पाओगे। समानता का अधिकार हो गया, समान समझना चाहिए भाई समाज में बिना किसी जाति भेदभाव के आपको, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा तो आप इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट है आपका विधि के समक्ष, विधि समझते हो, कानून के समक्ष समानता। धर्मवश, जाति, जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव ना किया जाना, ये कहता है आपका। सार्वजनिक रोजगार के जो विषय में अवसर की समानता मैं पढ़ा चुकी हूँ। अस्पृश्यता पता ही है, अस्पृश्यता में तो छुआछूत वो ख़त्म करो, जो कहते हैं ना नीची जाति ऊंची जाति का चक्कर, ये सब खत्म करना चाहिए। जो नीची जातियों के साथ अजीब सा व्यवहार किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो ये अस्पृश्यता का मूलन चाहता है, ठीक है। उपाधियों की समाप्ति, उपाधि समझते हो, राय साहब, राय बहादुर कहते हैं, बुलाते हो ना लोगों को, तो कहते हैं ये ख़त्म करो, क्योंकि अगर उपाधि आ जाएंगी फ्रेंड्स, समानता तो आपकी ख़त्म हो गई ना, समानता का अधिकार ही कहाँ रहेगा आपका फिर। तो ये आपके समानता के अधिकार है। समानता के अधिकार समझ के क्या हो गए, व्यक्तियों को समान समझना। इक्वलिटी क्या होती है, कानून के समक्ष समान समझना ही इक्वलिटी होती है आपकी। तो वो ये है आपके पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये समानता का अधिकार मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रताओं में आपको क्या क्या स्वतंत्रता दिए थे, 6 प्रकार की आपकी मौलिक स्वतंत्रताएं। प्लीज़ पेज को जल्दी से मतलब स्क्रीनशॉट ले लो और ये पढ़ लो, ठीक है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपकी होती हैं, ठीक है। ये सारी स्वतंत्रताएं आपकी, ठीक है। इसके फ्रेंड्स इसके बाद ये वाला पॉइंट्स, मनमानी, गिरफ्तारी, बंदी बनाने पर रोक है ना, तो ये सब हुई है जब से आपके मतलब जो मौलिक अधिकार है वो आए हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको जो ये दिख रहा है ये बॉक्स के अंदर, ये आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। बंदी निवारक आपसे पूछा जा सकता है, कुछ नहीं छोड़ना है। इस बार मैं सारा पढ़ा के चल रही हूँ, क्योंकि आगे आप बोलोगे मैम पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया, तो ये यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं फ्रेंड्स। आपके जो बॉक्स होते हैं ना, जो बुक्स के होते हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। शिक्षा का अधिकार मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ से आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आपने देखा होगा कारखानों में काम करवाते हैं, जो कि गैर कानूनी है, अपराध है। तो इस चीज़ पे रोक लगाई है आपके किसने, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार ने, और जो है आपका मौलिक अधिकार। फिर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप कोई भी धर्म को चुन सकते हो, अंतःकरण कर सकते हो, मान सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, ये सारे आपके आ जाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता में। तो कभी कभी स्पेशली पूछ जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, तो आप अलग अलग पॉइंट बना के ले सकते हो। धार्मिक स्वतंत्रता में पहला पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता है। दूसरा पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की मतलब अधिकार है। तीसरा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, मतलब फैला सकता है। भाई हमारा ये धर्म है, आपने देखा ना ईसाई लोग ज़्यादा आज के दिन प्रचार प्रसार करे घर घर आके, तो रोक दिया किसी ने नहीं, क्योंकि उनका अधिकार है, संविधान में लिखी था भाई कर रहे हैं अपने धर्म का प्रचार तो करने दो। जिसको लगेगा भा जाएगा वो ईसाई बन जाएगा, नहीं भाएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। आप अपनी संस्कृति का प्रसार कर सकते हो, अपनी भाषा का, उस पर गर्व महसूस होता है आपको। तो भारत एक विशाल देश है जिसमें कई प्रकार की भाषा के लोग बोलते हैं, अपनी कई प्रकार की संस्कृति के लोग रहते हैं, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको पता ही है, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। अच्छा, अब इस पेज को प्लीज़ इसको मतलब वो कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इसमें बंदी प्रतिक्षण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, अधिप्रचार और प्रेक्षण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये संविधान में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिए गए मतलब आदेश है, आज्ञा पत्र है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को दिए गए हैं, और इनको पढ़ना है आपको, पर्टिकुलर इसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप इनको पढ़िएगा और ज़रूर समझ के जाइएगा। अधिकार परीक्षा क्या है, एक पत्र है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में या जिसका वह अधिकारी नहीं है कार्य करने से रोकता है। उत्प्रेक्षण क्या है, मतलब क्या करना है कि सूचना देना, मतलब कहते हैं ना सीधा कोर्ट निर्णय दे देता है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय को कि जल्दी आओ, इस केस से रिलेटेड सारी बातें मुझे बताओ, आपने यहाँ से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित मतलब क्यों करा। उत्प्रेषण। प्रतिषेध होता ही है, मतलब अध्यादेश जारी कर देना, जारी एक आदेश है जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, छोटी एक कचहरी को अपने क्षेत्र से परे केस की सुनवाई पर निषेध करता है, ठीक है। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं, सारे पूछे जाते हैं और आपको समझ के जाना है, ठीक है। 7 चैप्टर आ गया फ्रेंड्स आपका, और देखिए टाइम 1 घंटा होने वाला है ना। तो क्योंकि हमने बारीकी से चीज़ें समझी हैं इस बार, और कैसे कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं पेपर में, जो आपको लगता है कि मैम पेपर पर नहीं कहाँ से आया है, तो वो मैंने आपको क्लियर करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। तो
तो नीति निर्देश सिद्धांत मौलिक कर्तव्य अब आ जाते हैं फ्रेंड्स। ये जो अंडरलाइन चीज़ें हैं प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा अगर आपको दिख रही हैं तो, ठीक है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, नीति निर्देश सिद्धांत मैं आपको बता चुकी हूँ। एक अभी जो मैंने पहले बताया था वही आयरलैंड से लिया गया, सेम वही चीज़ पढ़नी है। लेकिन नीति निर्देश 4 श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है, ठीक है ना। पहला आर्थिक सामाजिक सिद्धांत, वो क्या है आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है और टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया आपका गांधीवादी सिद्धांत, ये पूछा जाता है नीति निर्देश सिद्धांत में, ये क्या है। विविध नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से, वो ये आ गए आपके शांति सुरक्षा को लेकर। और विविध नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब ये और आ गए, ठीक है ना। ये शांति को लेके हैं, ये वर्ग के सिद्धांत को लेके हैं, तो अलग अलग है, पॉइंट सेम है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका नीति सिद्धांत पूरा कंप्लीट होता है। अब फ्रेंड्स शिक्षा का सार्वभौमिकरण मैं आपको बता चुकी हूँ। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि नीति सिद्धांत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बाल मजदूर, महिलाओं का स्तर क्या है, ठीक है। तो सार्वभौमिकरण आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा घर घर तक पहुंचाना, मतलब सार्वभौमिक मतलब बड़े मात्रा में सबको। एक तो इसमें 3 स्टेप उठाए गए, 14 वर्ष की उम्र 10 के अंदर और 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ठीक है। फिर राष्ट्रीय साक्षरता योजना स्टार्ट की गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये कुछ ऑपरेशन है, इसको प्लीज़ मतलब आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर हमारा और सारा सिलेबस रह जाएगा, ठीक है ना। आपको बस रीडिंग ही तो करनी है, सारा समझ में आ जाएगा। बाल मजदूर आपको पता है, बाल मजदूर को रोक में लगाने पे इसने जोर दिया है ना। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो काम करवाते थे, मैं समझा भी चुकी हूँ पहले। और महिलाओं की स्थिति का आपको पता ही है, ठीक है ना। तो महिलाओं की स्थिति के लिए भी, क्योंकि इसके लिए सबसे मेन आपका एक आएगा महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण का अच्छा एग्जाम्पल है ये 1992, 91, 73, 74 जो संशोधन हुआ था, उसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई थी। तो महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसको याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, आपको बना के आना है, आपको सब आता है, लेकिन आपको अपने अंदर झांकना है और विश्वास करना है कि हमें लिखना क्या है ना। तो महिला सशक्तिकरण क्या होता है, महिलाओं जब बड़े मात्रा में महिला का विकास अपने मतलब अपने पैरों पे खड़ी होती है ना, दिखाती है समाज में कि हम भी हैं, अपनी पूरी पावर के साथ काम करती हैं और प्रूव भी करती हैं अपने आप को, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या अगर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप एक बार रीड कर लीजिएगा क्या इसकी आलोचना किन आधारों पे की जाती है। ये पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं करना, 5-6 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए बस, इतना टाइम मुझे भी पता है कि नहीं है, तो 5-6 पॉइंट्स आप पढ़ के जो आपको ईजी लगते हैं, ईजी से ईजी आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर आएगा, तो आप आई होप आप बता पाएंगे, दोनों आप समझ ही गए हो क्या होते हैं। अगर कुछ समझना है तो मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन सारे दिखा बता, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जो पता है वो बता देना, अंतर हो गया, ठीक है। और संबंध भी है तो संबंध भी आप बता पाओगे, है ना। दोनों ही विकास के लिए हैं, दोनों ही सामाजिक और आर्थिक मतलब न्याय के लिए हैं, ठीक है। दोनों का ही संबंध राज्य से है, राज्य में रहोगे तभी तो मिलेगा, राष्ट्र में रहोगे। अब मौलिक कर्तव्य मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं और आपके कौन कौन से कर्तव्य हैं, ठीक है ना, जो आपको संविधान में लिखित हैं। और आपको जब अधिकार मिलते हैं तो आपको कुछ कर्तव्यों का पालन तो भाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ कर्तव्यों की सूची है, आप एक बार देख लीजिए, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, और बाकी ये रहे, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है आपका भारतीय संघीय व्यवस्था। संघीय बताइए, मैंने आपको पहले बता दिया था, आया था ना हमारा पॉइंट्स। संघीय व्यवस्था में केंद्र, मैंने बताया था राज्य में शक्तियाँ बटी होती हैं, तो केंद्रीय सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। द्विस्तरीय सरकार का ढांचा है भारत में, 2 स्तर की है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों हैं। तो और संघवाद है भारत में, संघीय शासन व्यवस्था है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। और इसकी विशेषताएं क्या हैं वो मैं आपको अभी पीछे बताती हूँ। ये देखिए, ये लिखित संविधान है, बता चुकी हूँ। जटिल संविधान है, मतलब इसको कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी तोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। वो संविधान ही क्या, अगर कोई भी आया और किसी के मतलब किसने बहुमत करा और सीधा चेंज कर दिया, है ना, तो ये कोई कहते हैं अगर इसमें संशोधन करना है तो विशेष बहुमत होना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया और बोलने से ही चेंज हो गया, तो इसे कहते हैं जटिल संविधान। शक्तियों का विभाजन मैंने बता चुकी हूँ, शक्तियाँ बांटी गई हैं केंद्र और राज्यों में, और उनके अंदर भी सूचियाँ दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब कितने कितने विषय हैं आप ये पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना। न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, किस चीज़ क्या बता रही हूँ मैं आपको, भारतीय संघवाद की विशेषताएँ, ठीक है, ये हैं जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स सिखाए, क्लियर है। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है
केंद्र और राज्यों में संबंध अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको पता है जब संघात्मक ढांचा है, शक्तियों का विभाजन हो ही चुका है, तो केंद्र और राज्य तो भाई अलग तो हो नहीं सकते, इनमें संबंध तो ऑब्वियसली मेंटेन होता ही है इस वजह से। तो विधायी संबंध क्या क्या है ये आपको, इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। कभी बनाएंगे वीडियो फुर्सत में और सारे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पर आपके पेपर कल ही है तो प्लीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ लीजिएगा। और इनमें प्रशासनिक संबंध कैसे कैसे हैं ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। ये आ गया आपका, ठीक है। फिर ये आपका वित्तीय संबंध कैसा कैसा है। देखो वित्तीय मामले में ना केंद्र को ज़्यादा महत्व जाता है। अगर कोई निर्णय वित्तीय मामले में लिया जाता है तो राज्य सरकार उसे मतलब क्या कर सकती है, बस 14 दिन तक रख सकती है उस मामले को, लेकिन आगे जहाँ तक मुझे पता है केंद्र सरकार का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। लेकिन क्या क्या है संबंध आपको देखना है तो वही आपको पॉइंट्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब है आपातकाल। आपातकाल में आपको बता चुकी हूँ कि राष्ट्रपति के द्वारा मतलब आपातकाल की घोषणा की जाती है, कब कब की जाती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपातकाल आता है, एक तो युद्ध भ्रायम, यहाँ पे आपको बाहरी आक्रमण का डर है आपके देश को, तो तब जाके आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल हो गया आपका, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या पड़ते हैं। देखो आपातकाल जब लगता है प्रभाव क्या होता है, सबको तो सफ़र करना पड़ता है ना। तो आपके मौलिक अधिकार ख़त्म हो जाते हैं, कई आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं, मौलिक अधिकार ख़त्म कर दिए जाते हैं क्योंकि डर है। देखा था ना कर्फ्यू एक बार लगता है, इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा था आपातकाल एक बार। तो इस तरह से प्रभाव आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके पॉइंट्स क्या क्या मतलब प्रभाव पड़ता है लोगों पर या आपातकाल का देश पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रभाव। भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है 3 स्थितियों में होता है, युद्ध की स्थिति में या संविधानिक कोई ऐसा लगता है कि कोई संविधान का पालन नहीं हो रहा या कहीं खतरा आ गया संवैधानिक रूप से किसी राज्य में, तब होता है। या आपको पता है ये वित्तीय संकट आता है तो आपातकाल तब प्रभाव में आता है, तो उसे राष्ट्रपति शासन लागू भी कहते हैं। राष्ट्रपति सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है, सभी मुख्यमंत्री मंत्री सब खत्म हो जाते हैं, वही शासन चलाता है जिस राज्य में वो राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है वित्तीय संकट आने पर, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है 360, तो इसमें लिए प्रभाव क्या होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। हर किसी चीज़ का एक प्रभाव पड़ता है ना आपकी लाइफ पे, तो वित्तीय संकट के प्रभाव क्या होते हैं वो आपको देखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट है अच्छे से ना। अब आ जाता है आपका मॉड्यूल 3 जिसमें सरकार की संरचना, और इसमें है संघीय सरकार। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं आपको बता नहीं पाऊँगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताती हूँ फ्रेंड्स 3 चीज़ पढ़ के जानी है। राष्ट्रपति की मतलब जो है राष्ट्रपति की मतलब योग्यताएं, राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कार्यकाल, उसकी शक्तियाँ, ठीक है, क्या क्या होती हैं ये सारा आपको पढ़ना है। ऐसे प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन सी प्रणाली यूज़ की जाती है, कौन करता है, सब कुछ, कार्यकाल कितना है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मेन क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। और राष्ट्रपति के उसमें एक क्वेश्चन आपका निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे है, आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पागल दिवाले ना हो, ये सब आप सब में लिख सकते हो। निर्वाचन प्रक्रिया आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कि ये जो प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये क्या होती है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में यूज़ की जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके साथ ही फिर इसके बाद आपको पता ही है पद से हटाना, कैसे हटाया जाता है राष्ट्रपति को पद से, उसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, उसके विशेष अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति को अपदस्थ करना मतलब महाभियोग लगा के ही आप उसे अपदस्थ कर सकते हो, हटा सकते हो उसके पद से, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद जब रिक्त होता है तो कौन कार्यभार संभालता है, तो उपराष्ट्रपति संभालता है ना। और आपको बताइए कि क्योंकि राष्ट्रपति का पद ज़्यादा खाली नहीं रह सकता और 6 महीने के अंदर अंदर मतलब 6 महीने तक वो संभाल सकता है, 6 महीने के अंदर अंदर वो भरना ही पड़ता है। तो बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा कब कब ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है ना, तो यहाँ पे बताया गया है।
और इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आ जाता है आपका राष्ट्रपति की शक्तियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्यपालिका शक्तियाँ मैं आपको बता देती हूँ, आपको लिखना है, शॉर्ट में लिख सकते हो। तो राष्ट्रपति जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है आपको पता ही है, राज्य का अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो सारी शक्तियाँ उसी के, सारा शासन ही उसी के नाम पे चलता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल यहाँ पे नेक्स्ट आप लिख सकते हो, जो कार्यपालिका शक्ति में आ जाता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, सारे मंत्रिमंडलों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री करता है हालांकि, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा लेके, ठीक है ना, उसके मतलब सहमति होनी चाहिए। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उच्च अधिकारी में आपका आ जाता है राज्यपाल, उपराज्यपाल, नियंत्रक, महालेख, मतलब जो भी ऊँची पोस्ट हैं, न्यायाधीश हो गए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जज हो गए, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, सारी बड़ी नियुक्तियाँ। सैनिक शक्तियाँ आपको पता ही हैं, जल थल वायु तीनों सेनाओं का मतलब सेनापति होता है, तो उनको भी यही हैंडल करता है। तो कार्यपालिका शक्ति समझ आ गई आपको। बस एक बार आपने अगर सुन ली ना वीडियो ढंग से, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप ज़रूर पेपर में बहुत अच्छे से आंसर सारे अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपके और बाकी और क्या क्या हो सकती है कार्यपालिका शक्तियाँ, आपको पता ही है, जो विदेशी मामले होते हैं उनसे संबंधित शक्तियाँ, जो निर्णय लेने का अधिकार है, देखो यहाँ पे सब वही दे रखा है, जल थल, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ जल्दी, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स राज्यों को निर्देश देने का अधिकार भी इसको होता है, ठीक है, कि क्या करना है, कौन सा नियम कानून पालन करने चाहिए उन्हें, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपकी विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्ति में क्या आ जाता है फ्रेंड्स, आपके राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का एक अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, राष्ट्रपति और जो लोकसभा व राज्यसभा जो दोनों सदन होते हैं उनको मिलाकर ही संसद बनती है, आपको पता है। और यही क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। तो दोनों पे इसी का ही मतलब दबदबा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका संसद का अधिवेशन बुला भी सकता है और उन्हें स्थगित भी कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया संसद में भाषण दे सकता है। मैंने आपको बता दिया कि संसद के दोनों सदनों में यही मेन होता है, ठीक है। इसलिए जो मर्जी संसद में होता है, चाहे भाषण हो चाहे कुछ भी, वो यही कर सकता है। संसद में जो होते हैं फ्रेंड्स, कुछ सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो 12 सदस्यीय संसद, देखो यहाँ पे लिखा भी है, 12 सदस्यों को संसद में मनोनीत कर सकता है। लेकिन कौन से सदस्य होंगे, जो फ्रेंड्स मतलब जो समाज सेवा लगा लो, विज्ञान साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में निपुण होते हैं ना, उनको करता है, ठीक है। अब आ जाती है इसकी वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ तो आपको बता सकते हैं, वार्षिक बजट निकालना, बजट पास करना, वो सारी शक्तियाँ आपके राष्ट्रपति के हाथ में होती है। न्यायिक शक्ति आपको मैं बता चुकी हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे ऊपर, ये भी मैंने बताया था, यही होता है, क्योंकि अगर किसी को फांसी सजा दे दी, समाधान का अंतिम निर्णय इसका माना जाएगा, दान यही दे सकता है। स्थिति आपको मैं बता दूं, गौरव की बात होती है किसी भी मतलब रखना, ठीक है, महाभियोग के द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है पद से, ठीक है। तो स्थिति देखा जाए तो मतलब कहते हैं ना, एक राजा की स्थिति से इसको मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो पूरे राष्ट्र का होता है और इसका सम्मान करना चाहिए हमें। तो क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स। कभी कभी आपसे उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आयु सब लिखा है कि कितनी आयु होनी चाहिए और उसके कार्य है, तो कार्य आप पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका कार्य कब प्रभाव में आता है, जब राष्ट्रपति अपना पद से छोड़ देता है या उसकी मृत्यु जाती है या त्यागपत्र दे जाता है, तो तभी इसका मतलब प्रभाव होता है, अदरवाइज़ नहीं। और हाँ, इसके साथ साथ इसका एक काम होता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको याद रखना है। तो राज्यसभा की बैठक बुलाना, अध्यक्षता करना, वो काम ये करता है। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये कार्यभार संभालता है। तो ये इसके कार्य हैं, ठीक है ना। बाकी आप एक बार इनको देख लीजिएगा सारे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब फ्रेंड्स आ जाता है प्रधानमंत्री। देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियाँ, कार्य सब पढ़ के जाना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में संबंध भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आपको पता ही है कि इन दोनों के बीच में, अब जैसे राष्ट्रपति हो गया, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के बीच में ना, मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है आपका प्रधानमंत्री। अब देखो राष्ट्रपति से डायरेक्ट मंत्रिपरिषद तो मिलने जाएंगे नहीं, तो प्रधानमंत्री को अपनी आप बताते हैं और प्रधानमंत्री जाके राष्ट्रपति को बताता है कि भाई मंत्रिपरिषद ये चाहता है, ये मंत्री ये चाहता है, ठीक है ना। फिर आगे देखा जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर ही मंत्रियों के विभाग बांटता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये इसके कार्यों में भी आ जाएगा। अब नियुक्ति आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मतलब मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या क्या होनी चाहिए योग्यता, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसको रीड करके ज़रूर जाना है आपको सब कुछ, और रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो आप खुद ही देख रहे हो कि मेरे को तो फ्रेंड्स हार्डली 1 घंटा लगा, और 1 घंटे में देखो ये हम 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। तो कोई टफ नहीं है, अगर आप 2-3 घंटे लेके बैठोगे, वीडियो देखोगे, साथ साथ पढ़ते चलोगे, तो आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे और सारे क्वेश्चंस कल के अटैम्प्ट कर पाओगे।
तो अब इसकी शक्तियाँ और कार्य मैं आपको बता देती हूँ, तो देख लीजिए। इसमें आप ऐसे नहीं पढ़ना चाहते हो, पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपको लिख के आना है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पे सारे मंत्रियों को मतलब नियुक्त करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके काम में बंटवारा करता है। आपने सुना होगा रेल मंत्री, तो उसको रेल विभाग दे दिया, एजुकेशन मिनिस्टर, वित्त मंत्री, तो इस तरह से वो विभागों को बांटता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, मंत्रियों की पदच्युति करता है, मतलब उनको हटाता है। अब उसे लगता है कोई मंत्री ढंग से काम नहीं कर रहा तो उन्हें पद से हटा भी देता है, लेकिन राष्ट्रपति की सारी सहमति पे ये काम होता है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना। अब देखो अभी कोरोना चल रहा था तो स्कूल प्रधानमंत्री ने क्या करा, बैठक बुलाई थी ना कोरोना को लेकर, जो निर्णय लिया गया था 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी लास्ट ईयर, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। आप याद रखोगे, आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो बैठकें बुलाना और निर्णय लेना, ठीक है ना। और सारी जब बैठक बुलाता है तो उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री, तो उनकी मतलब प्रधानता करता है, सबके निर्णय सुनकर निर्णय देना, अपना एक निश्चित निर्णय देना, ठीक है ना। तो अलग अलग राज्यों के मंत्रियों ने बताया कि भाई इतने केसेस बढ़ रहे, इतने बढ़ रहे हैं, कैसे परीक्षा लें बोर्ड की, तो एंड में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री ने दिया कि भाई कैंसिल की जाए, ठीक है। और क्या करता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है इसकी। राष्ट्रपति को कई कई मामलों में ये अपनी मतलब सलाह देता है। संसद का नेता होता है ये भी, ठीक है, आपको पता ही है। नियुक्तियां करता है ये भी कुछ बड़े बड़े पदों में, ठीक है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की मतलब हेल्प भी करता है नियुक्तियां करवाने में, जैसे राज्यपाल की, मतलब दोनों मिलके ही काम करते हैं। शक्तियां कहीं ना कहीं सेम है, अगर किसी की भूल जाओ तो एक की उठा के दूसरे पे लिख देना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो राष्ट्र का नेता यही होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के, ठीक है। विदेशों से संबंध बनाता है। तो स्थिति क्या है ओवरऑल अगर देखी जाए प्रधानमंत्री की, कि सबसे ज़्यादा जो वास्तविक शक्ति उसके हाथ में है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है, स्टैम्प मात्र होता है कि ये कर दें आप बता दो, बाकी सारा काम यही संभालता है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स ये मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद ये आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी इनके कार्य शक्तियाँ भी पूछ ली जाती हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स 11वां चैप्टर है, 11वें चैप्टर में भारतीय संसद। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता ही है संसदात्मक शासन प्रणाली है भारत में, और ये एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने 10th क्लास की सोशल साइंस में मेरी वीडियो देखिएगा, अगर आपको समझना है उसमें डीपली मैंने समझा रखा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सारे कार्य और शक्तियाँ और राज्यसभा लोकसभा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए और बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्या पढ़ के जाना है आपको, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। एक तो संसद की रचना, ठीक है, संसद की रचना कैसे होती है आपकी, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाते हैं, दोनों सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ फ्रेंड, टाइम मतलब ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। कार्य अवधि आपको पढ़ के जानी है, संसद की कितनी, संसद में मतलब लोकसभा की कितनी होती है और राज्यसभा की कितनी होती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की सदस्यता निर्वाचन, ठीक है ना। अब देखो पहले संसद का हो गया, अब लोक संसद के 2 सदस्य है ना, 2 मतलब सदन है, सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये लोकसभा का आ गया। तो दोनों सदनों के मतलब आपको योग्यताएं पढ़नी है कि मतलब उसका तो सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, ठीक है। और आपको कार्य अवधि पढ़नी है, 5 साल की होती है अगर आप लोकसभा के हो तो, ठीक है। और ये तो तब ठीक है ना, कौन अध्यक्ष होता है कौन उपाध्यक्ष होता है, और उसकी शक्तियाँ कार्य नीचे दिए गए हैं पॉइंट्स में, ये आपको पढ़ के जाना है, दैट्स इट। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स संसद के कार्य। तो संसद के कार्य क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधायी कार्य होते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी मामले में संघ सूची से कोई भी तीनों सूची में जो विषय है उनमें कानून बनाने का अधिकार होता है इसका। पहला विधायी में होता है कानून बनाना, ठीक है। कार्यपालिका में होता है उसे लागू करना, जो कानून बनाया उसको लागू करते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसमें आपका सब आ जाता है। वित्तीय कार्य होता है जो बिना मतलब बजट से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर निर्वाचन संबंधी कार्य आ जाते हैं इसके, अभ्यस्त करने की शक्ति आ जाती है, संविधान संशोधन संबंधी कार्य आ जाते हैं, और विविध कार्य आ जाते हैं। तो आप सब एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो साधारण विधेयक से भी कानून बनते हैं, ठीक है। जिसके ये स्टेप्स हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको प्लीज़ पढ़ के जाना है, पढ़ के सब कुछ जाना है आपको। अगर बुक्स नहीं भी हैं तो इसीलिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है वाली वीडियो, ठीक है। ये मत कहिएगा मैम इस बार क्वेश्चन आई है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने क्रॉस कर रखी है, ठीक है ना। फिर आपको ये पढ़ना है, क्रॉस वाला आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं पढ़ाया। धन विधेयक आप ये पढ़ के जाना, ठीक है, कैसे कैसे कानून बनता है,
ठीक है, आपको पता चल जाएगा, एक बार रीड कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि धन विधेयक क्या होते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। इस बॉक्स में देख लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा लोकसभा में क्या मतलब डिफरेंस है, क्या भेद है, अंतर बताइए। तुलनात्मक अध्ययन है, तो ये इसके पॉइंट्स हैं, आपको ये पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना। देखो, राज्यसभा लोकसभा में आपको डिफरेंस बताना आना चाहिए। याद रखना, लोकसभा हमेशा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है। अगर कोई निर्णय टाई होता है ना कहीं पे, तो वहाँ पे लोकसभा के निर्णय को ही महत्व दिया जाता है। तो बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा। अब आपका आ गया 12 चैप्टर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है, जो सबसे पहले जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब बाकी फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ के जाना है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो योग्यताएं होती हैं, मतलब उनका न्यायाधीश बनने के लिए, और उनका कार्यकाल, और उनको पद से कैसे हटाया जाता है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रख के जाना है वहाँ पर, ठीक है ना। तो उम्र यहाँ पर 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपको पता ही है, इसको पढ़ लीजिएगा बाकी, ठीक है। और अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय इसे ही कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। आप बोलोगे मैम हमारा तो अभिलेख न्यायालय आ गया, आपने कराया ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आपको बताना है। प्रारंभिक अधिकार मतलब मूल अधिकार क्षेत्र क्या क्या होते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज है, कोई टफ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अपीली संबंधी होते हैं, इसमें अपील होता है, जैसे मतलब मान लो कि उच्च न्यायालय ने किसी निर्णय के विरुद्ध अपील मतलब सुन सकता है। जैसे उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय लिया, वो निर्णय मतलब उसके विरुद्ध कौन अपील सुन सकता है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, उसे कहते हैं अपीली संबंधी। इसमें दीवानी मामले आते हैं, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें मैं आपको फौजदारी मामले, संवैधानिक मामले सारे बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो सर्वोच्च न्यायालय का मंत्रणा संबंधी न्यायाधिकार। देखो ये क्या होता है मैं बताती हूँ। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार है, मतलब राष्ट्रपति किसी भी कानूनी संबंध विषय में ना उसे अपना परामर्श मांग सकता है, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है कि उसे देना ही देना है, उसकी मर्जी है वो, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानता है या नहीं मानता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपको पता ही है फ्रेंड्स। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। अगर तो फ्रेंड्स जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो संविधान का संरक्षक भी होता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संविधान में जो भी है तो उसका वो मतलब देखता है कि कोई उल्लंघन ना हो, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखता है, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ, ठीक है। जिन पे बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, मटेरियल नहीं है पढ़ने का, तो उनके लिए बेस्ट है आज की वीडियो। मौलिक अधिकारों का संरक्षण में बता चुकी हूँ। सर्वोच्च न्यायालय देखता है कि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति सीधा डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याचिका जिसे हम रीट कहते हैं, ये क्या होता है, ये एक ऐसा आदेश है जो किसी निचली अदालत या राज्य के अधिकारी को दिया जाता है ताकि वह लोगों के अधिकार वापस दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करे। तो इसको पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अपने निर्णय पर पुनः विचार करना। देखो सर्वोच्च न्यायालय को ना एक ये भी अधिकार मिलता है कि वो क्या करता है कि जैसे उसने किसी पे किसी अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन उसे लगता है कि उसे इस मामले पे पुनर्विचार करना चाहिए, तो पुनर्निर्णय देना चाहिए। तो वो क्या कर सकता है फ्रेंड्स, दोबारा से अगर उससे कोई भूल हो गई हो तो उसे ये अधिकार प्राप्त होता है दोबारा निर्णय करने का, दोबारा विचार करने का, और वो अपना निर्णय बदल भी सकता है। लेकिन ये जब किया जाता है फ्रेंड, जब कोई पुनर्विचार करे, याचिका दायर करे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर करोगे कि सर आपने जो फैसला सुनाया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, आप एक बार प्लीज विचार कर लीजिए, तब जाके। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देती हूँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये न्यायालय द्वारा, इसका भी क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है इस अधिकार का। और इसमें न्यायालय किसी भी मतलब कानून को या पुलिस को मतलब ये आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को उसने मतलब बंदी बनाया है उसे तुरंत कोर्ट में पेश करे और साथ में रीज़न बताए कि बंदी क्यों बनाया गया है, ठीक है ना। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होता है। क्लियर हो गया आपको। न्यायिक पुनराविलोकन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ये क्या है, लेकिन है तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं सारे। आपको अगर सर्वोच्च न्यायालय के पूछा तो सारे पॉइंट्स आपको लिखने, अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा है इसलिए मैं सारे डीप पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, जिसकी इसमें मैंने हाईलाइट जो किया है ना, आपको वही पढ़ना है। इसके द्वारा न्यायपालिका यह परखती है कि जो व्यवस्थापिका है उसके द्वारा, मतलब व्यवस्थापिका आपको पता है क्या होती है, वो कानून बनाती है, और वो जो कानून बना रही है वो देखता है कि और जो कार्यपालिका लागू कर रहा है, जिस पे काम कर रहा है, वो संविधान के अनुसार है या नहीं, मतलब संविधान की किसी बात का उल्लंघन तो नहीं हो रहा उस कानून के दौरान, ठीक है ना। और सबसे पहले ये यूज़ किया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद
उसके बाद इसका प्रयोग भारत में भी किया जाने लगा, ठीक है ना। तो भारत में भी किया जाने लगा। इसमें क्या है फ्रेंड्स, हमारे जो उच्च न्यायालय है वो भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका मेन अर्थ ये नहीं है कि विधायिका ने जो कानून बनाया, मतलब प्रत्येक कानून जो विधायिका बनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो परखा जाए, जांचा जाए। यानी कि हर कानून को नहीं परखा जांचना चाहिए, केवल उसी को जब न्यायालय को लगे कि या जब कोई अवसर मिले कि यह कानून का पुनर्विलोकन करेगा, मतलब उसको करना चाहिए। तो ये कब होता है, ये दो स्थितियों में होता है। पहली यह है कि जब कोई भी मतलब किसी कानून की वैधता को चुनौती दी जाए, आपने चुनौती दी कि कानून जो बनाया है ये जनता के खिलाफ है, तब उस हालत में सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उस कानून का न्याय का पुनरावलोकन करेगा। दोबारा से अवलोकन करना फ्रेंड्स, दोबारा से नजर डालना। अब समझ में आ गया पुनरावलोकन क्या होता है, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो दोबारा से कब करोगे। एक दूसरी स्थिति कब आती है, जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किसी भी कानून का तब अवसर मिलता है पुनरावलोकन करने का जब कोई व्यक्ति या संस्था ये अनुभव करे कि प्रत्येक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है ना, या किसी कानून के अंतर्गत उसे मिलने वाला लाभ उसे नहीं दिया गया, तब जाके याचिका की जा सकती है, तब जाके वो करेगा। और ये फ्रेंड्स लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है। और पुनरावलोकन की शक्ति जनता के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है कहीं ना कहीं, और बहुत सारी इसने देखो कहाँ कहाँ उपलब्धियां हासिल करी। इसी पुनरावलोकन की शक्ति की वजह से ही सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। इसमें अल्पसंख्यकों के भाषाई अधिकार दिलवाए, लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिलाए, कर्मचारियों दिहाड़ी मजदूरों के भले के लिए उनको सुरक्षा प्रदान करी। तो ये सारे उन्होंने काम करे, क्यों, न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब है आपका नेक्स्ट उसका अधिकार है जनहित याचिका, जिसे हम कहते हैं PIL, आपने पढ़ा ही होगा। तो पहले क्या होता था ना फ्रेंड, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मतलब जो प्रभावित होते थे ऐसे मुकदमे सुनती थी, जिसमें मूल और अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र था उसका, यही मुकदमे वो सुना करती थी। लेकिन धीरे धीरे जनहित याचिकाएं, मतलब आपने देखा होगा ना, आप भी कहते हो मैंने PIL मतलब सबमिट कराई है कोर्ट में, तो इसलिए क्या होता है, ये आप अपने हक में, इससे एक फायदा ये होता है कि गरीब को भी न्याय मिल जाता है, ठीक है ना। खाली क्या करना है, आप कोई भी व्यक्ति एक पत्र के आधार पर अपने माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को मतलब यह विश्वास दिला देता है कि जो उसका निर्णय है वो जनहित के मतलब जनहित के लिए नहीं है, और तब जाके उसमें सुनवाई की जाती है, फिर जाके फाइनली निर्देश दिया जाता है। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अभी याद है आपके मतलब जो एग्जाम ना कराने के लिए हमने एक PIL डाली थी ना, तो एग्जाम कैंसिल कराने को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एंड में क्या कर दिया, उसे नहीं माना, ठीक है ना, इनकार कर दिया मानने से। तो सबसे लाइव सर्वोच्च मतलब लाइव एग्जांपल है, उस घटना को याद कर लीजिएगा, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे ये होती क्या है, ठीक है ना। तो ये कभी कब चलाई जाती है यहाँ पे बता रखा है मैंने, जो हाईलाइट किया है आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा समझाऊंगी ना तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा, ठीक है ना। बाकी देखेंगे नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो दोबारा मैं एक एक चैप्टर अच्छे से समझाऊंगी। जैसे मैंने सोशल साइंस 10th क्लास को समझाया है, उसमें पूरी मतलब फ्रेंड्स आप देखोगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट है, उसमें आपको यहाँ पर भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि राज्य में कार्यपालिका, संसद, फंसद मैंने सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बहुत डीपली समझाए हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, वहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 10th क्लास की भले ही है लेकिन टॉपिक सारे सेम है। अब कार्यपालिका की बात करें तो आपको बताइए 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत में, ठीक है ना, और संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है भारत ने, जिसमें आपको बताइए राज्यपाल। देखो फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल आपको पढ़ के जाना है। आपको दिखा रही हूँ, प्लीज पढ़ लीजिएगा। इसकी उम्र कितनी होती है, कितना कितना क्या होता है, ये आपको पूरा ध्यान देना है। राज्यपाल का भी, मुख्यमंत्री का। और अगर आपको कुछ समझना है ना तो जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति का समझाया है ना, राष्ट्रपति की शक्तियां और प्रधानमंत्री की शक्तियां सेम है। प्रधानमंत्री जगह मुख्यमंत्री लिख के आना है, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लिख के आना है। ये थोड़ा चेंजेस आपको कर देना है, बाकी काम इनके सेम होते हैं, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। ये बुक को ज़्यादा गंदी हो रही है क्योंकि मैं बच्चों को, मेरा पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है, मैं एक एक लाइन जब तक नहीं समझा देती ना मेरे को तसल्ली नहीं होती, इस वजह से ये बुक की हालत कुछ ऐसी है। आप लगा सकते हैं अंदाजा हमने कैसे पढ़ाई करी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा का सारा आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो अगर ना समझ आए तो मैंने बता दिया, देखो यहाँ पे आगे क्षमादान, तो राष्ट्रपति भी दे सकता है ना क्षमादान, तो इसका भी सेम मैं कहती हूँ कुछ समझना है, कंफ्यूज होना, पेपर में कुछ छोड़ना नहीं है। राष्ट्रपति बस आपको राष्ट्रपति नहीं लिखना, अगर राज्यपाल के बारे में बता रहे राज्यपाल लिखना है, राष्ट्रपति को हटा के, ठीक है ना। भूमिका आपको पता ही है सेम है, जैसे राष्ट्रपति की भूमिका है वैसी इसकी भूमिका है। मुख्यमंत्री की बात करें तो सेम कार्य है, मैंने बता चुकी हूँ आपको, मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का कार्य है। बाकी मुख्यमंत्री का मतलब देख लेना कार्य क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके, ठीक है ना, शॉर्ट्स में है और बहुत इजी लैंग्वेज है इसकी, तो ये 6-7 पॉइंट है, ये पढ़ लीजिए, दैट्स इट। राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच संबंध आपको बता चुकी हूँ मैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो संबंध है वही है मैन फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको बताने के इसलिए मैंने काट रखा है क्योंकि जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पता है वो आराम से लिख पाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट आता है राज्य की विधानमंडल। फ्रेंड्स, विधानमंडल की जो संरचना है पता है, विधानमंडल में दो मतलब सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो ये भी द्विसदनीय विधायिका है। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि द्विसदनीय विधायिका क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, विधानमंडल विधानसभा को एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट। आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। द्विसदनीय विधानमंडल कह लो, विधान परिषद कह लो, वटेवर जो भी कह लो, घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो विधानसभा फ्रेंड्स क्या होती है, देखो विधानसभा विधान परिषद दो हैं। विधानसभा को निचला सदन कहते हैं और आपका विधान परिषद को ऊपरी सदन कहते हैं। जैसे आपने लोकसभा राज्यसभा सुना, ठीक है ना, तो सेम है। कहते रही हूँ मैं, तो आपने अगर लोकसभा राज्यसभा सुना है तो आप ये कर पाओगे। तो ये क्या है, राज्य स्तर में होता है और केंद्र स्तर में आपका राज्य होता है, राज्यसभा और लोकसभा होती है। तो विधानसभा के भी सेम कार्य हैं, इसके भी मतलब आपको सारा पढ़ के जाना है कि नियुक्ति के कौन सा व्यक्ति इसके लिए सदस्य बनता है, कितने वर्ष तक शासन करता है, क्या होना चाहिए, उसका चुनाव कैसे होता है और उसके कार्य कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सभापति होता है, आपको पता है ना, सदन का, विधानसभा का। बाकी फ्रेंड्स ये मैं आपको एडवाइस दूंगी कि मेरी जो प्लीज़ प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा, जो मैंने 10th क्लास की डाली है, उसमें ये टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना आपको, आप कोई क्वेश्चन मिस नहीं करोगे इससे रिलेटेड। बाकी आपको मैंने दिखा दिया, आप ये पढ़ना चाहते हैं आप ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाती है इसकी शक्ति और कार्य। देखो वही है सेम, तो विधानमंडल के कार्य शक्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है ना। जैसे आपने राज्यसभा लोकसभा का पढ़ा, सेम वैसी है, वही कानून संबंधी कानून बनाने संबंधी का, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। वित्तीय धन से रिलेटेड जो होता है, क्या करते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर रखा है, इतना भी पढ़ लोगे बहुत है। कार्यपालिका पे नियंत्रण रखता है, चुनाव संबंधी कार्य भी इनके होते हैं, ठीक है ना। तो निर्वाचन मतलब वही है, चुनाव करवाते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। बाकी अभी सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्या क्या है इसमें, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि लंबी ज़्यादा खींचे, बाकी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बस आपने ये पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, मैं इसकी श्योरिटी इस बार दे रही हूँ आपको। विधानमंडल की शक्तियों की सीमाएँ, कुछ सीमाएँ होती हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं छोड़ना, बस इसको रीड करना है, इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, पर पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या कितना मतलब बाउंडेशन होती हैं, क्योंकि किसी को भी पूरी पावर नहीं दी जाती है, आपको भी पता है, कुछ कुछ बाउंडेशन होनी चाहिए, तभी वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा कोई भी। विधानमंडल के दोनों सदनों की तुलना, जैसे मैंने आपको बताया था राज्यसभा लोकसभा की आई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोकसभा होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी है, देखना कहाँ पे साधारण विधेयक के संबंध में उसकी तुलना की गई हुई है, वित्त विधेयकों के संबंध में तुलना की गई है ना। कार्यपालिका पे नियंत्रण करते हैं कैसे, वो तुलना की गई है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। चुनाव संबंधी कार्यों में तुलना की गई है ना, कि विधानमंडल विधान परिषद क्या क्या करते हैं, क्या क्या डिफरेंस है उनका, क्या क्या भूमिका रहती है उनकी इनके संबंध में। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है आपका 14। तो चलिए 15 आता है उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। इससे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ चुके हैं, आपको पता है ना। तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय आपको पता ही है ना। तो ये रहा, हर राज्य का कुछ न्यायालय होता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है। जैसे एग्जांपल ले लो, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इनका उच्च न्यायालय एक ही है जो है चंडीगढ़ में। तो इसी तरह से ऐसा भी होता है। उच्च न्यायालय के कार्य फ्रेंड्स, योग्यता क्या होनी चाहिए इसके जजों के लिए, कार्यकाल कितना होता है, न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। यही सर्वोच्च न्यायालय का भी मैंने पढ़ने को बार बार बोल रही हूँ, कल ये मत बोलना कि मैम आया नहीं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स शक्तियाँ आ गई, सेम जैसे आपने उसकी पढ़ी थी ना सर्वोच्च न्यायालय की, सेम है। देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है ना, उच्च न्यायालय के मामलों का स्थानांतरण करा देना, ठीक है ना। अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करना, कि मतलब जैसे लॉ जो नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसने कोई निर्णय लिया उनके खिलाफ मतलब अपने अंडर में ले लेना मुकदमा। अभिलेख न्यायालय, ये सारे आपको पढ़ के जाने, ठीक है ना। अभिलेख न्यायालय मैं बता चुकी हूँ ना, उच्च न्यायालय को भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के आपको अच्छे से याद है तो इसको आगे पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, सिमिलैरिटी है बहुत ज़्यादा। अब जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय आपको पता है, मैं ये अपने पढ़ा चुकी हूँ। सिविल कोर्ट्स ये आपको मैंने करा रखा है शायद, ठीक है ना। तो ये प्लीज़ आपको पढ़ना है कि सिविल मामले कौन से होते हैं आपके, ठीक है। आपराधिक मतलब क्राइम मामले कौन कौन से होते हैं, राजस्व मामले जो कृषि भूमि पर राजस्व संबंधित है, ये तीनों मामले आपको पढ़ के जाने। कभी कभी आ जाएगा कि अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन से मामलों में सुनवाई करता है, तो ये आपको तीनों पता होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स आपको पता है कोर्ट भी कई भागों में डिवाइडेड होते हैं। सिविल कोर्ट, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको काफ़ी हद तक ये खुद ही क्लियर होगा। सिविल कोर्ट होते हैं जो आपके मतलब आपसी फैमिली जो मामले होते हैं उनका मतलब निपटान करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये फैमिली केसेस इसमें आ जाते हैं, तलाक, बच्चों की मतलब अभिभावकता किसको मिले, है ना,
और मामलों की कुछ मतलब सिंपल जो होते हैं आपके फैमिली मैटर उनसे रिलेटेड मामले सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। अब फौजदारी कोर्ट आपको देख लो, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे कोई बड़े बड़े चोरी डकैती बलात्कार जेब मतलब है ना, शारीरिक आघात किसी को पहुंचाया, टॉर्चर किया, हत्या का केस हो, वो आपका फौजदारी मामले होते हैं। आपके राजस्व में आ जाता है आपका, आपने टैक्स दे रहे हो नहीं दे रहे हो तो वो आप इस कोर्ट में जाते हो, है ना। तो कोर्ट की भी टाइप्स हैं, अगर पेपर में पूछे जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हमारा हो रहा है और हम कितने फटक से सारे चैप्टर अच्छे से भी कर पा रहे हैं। यह है आपका 16 चैप्टर स्थानीय शासन शहरी और ग्रामीण। तो इसमें आ जाता है आपका, मैं बताती हूँ, ग्रामीण में आपको पता है क्या होती है, पंचायत होती है, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें एक्ट 1992 में लागू किया गया था, जिसमें राज्य सरकारें अपने स्थानीय निकायों का अपनी इच्छा अनुसार प्रबंध करने को स्वतंत्र थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कर दिया गया था, 2 प्रावधान निकाले गए थे, 2 वर्गों में बांटा गया था, अनिवार्य और ऐच्छिक। तो अनिवार्य प्रावधान ये रहे, ठीक है। तो राज्यों के लिए क्या क्या आवश्यक है, जैसे छोटे बड़े और बहुत बड़े शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायतें हो, नगर परिषद हो, नगर निकाय हो, इनका गठन किया जाए। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित किया जाए। इसमें क्या बोला गया था, पंचायतों का निर्माण किया जाए, है ना। चुनाव आयोग शहरी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के चुनाव भी करवाए। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो उनके कैसे कार्य रखे गए थे, अनिवार्य, ठीक है। बाकी जो कुछ ऐच्छिक कार्य भी थे जिनके लिए मतलब बाध्य नहीं किया गया था, मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, वो आपके ये हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी फ्रेंड्स इसमें आपके कार्य आ जाते हैं, पंचायतों के कार्य, या आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि नगर निगम क्या करता है, नगर परिषद क्या करती है, नगर पालिकाएं क्या करती है, तो देखो मुझे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है ये काम क्या करते हैं, है ना। स्वच्छता को ध्यान में रख के स्वच्छता का देखते हैं। अगर नगर निगम के अंदर स्कूल आ जाते हैं तो शिक्षा का भी ये काम करते हैं, देखते हैं कि सबको शिक्षा मिल रही नहीं, स्वच्छता पे भी ध्यान देते हैं। तो ये सारे काम होते हैं। काम तो आप अगर नहीं भी समझ आया तो पॉइंट्स बना के आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना। आपको इतना पता ही होगा कि नगर पालिका करती क्या है और गाँव में ग्राम पंचायत क्या करती है, उनके कार्य क्या है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स क्वेश्चन पंचायती राज संस्थाएं आती है। पंचायती राज का महत्व बताइए, क्या है पंचायती राज। तो मैं आपको बता दूं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशों पे ये इसकी घोषणा की गई थी, ये व्यवस्था की गई थी गाँवों में, ठीक है ना। बाकी जिला स्तर पे क्या है, ब्लॉक स्तर पे क्या है, ये आपको पढ़ना है ढंग से। और 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं आपसे पूछी जाएँ तो ये हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे संशोधन फ्रेंड्स आपके, मैं बोल रही हूँ आपको, आप मेरी प्लीज़ वीडियो देखिएगा सोशल साइंस की 10th क्लास के लिए जो प्लेलिस्ट है उसमें ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं आपको शो कर रही हूँ, आप इसको एक बार रीड करके जाइएगा। पंचायतों की संरचना कैसे की जाती है ये आपको पता ही है, 3 स्तर होते हैं, गाँव का, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, है ना। और क्यों की जाती है आपको पता ही था कि छोटे बड़े जो मामले हैं वो डायरेक्ट मतलब गांव में तुम्हें पता है कि कोर्ट दूर दूर होते हैं, पुलिस स्टेशन दूर दूर होते हैं, तो पंचायती छोटे मोटे निर्णय पंचायती कर लेती है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स पंचायतें पैसे कहाँ से कमाती है, पंचायती से आपको बताइए। पंचायती स्तर पे आपने भी देखा होगा, गांव में आपको पंचायती कुछ सामान भी मिल जाता है शादी ब्याह में, है ना, जैसे बिस्तरे हो गए, गद्दे हो गए, तो ये वो उसके लिए पैसे कहाँ से जुटाती है, तो फ्रेंड्स गाँव से ही होता है। जो करवर लगाते हैं छोटे मोटे टैक्स, है ना, गाँव का मतलब कुछ भी सामान वामान है उसको बेच कर, जो टूटा फूटा कूड़ा करकट है उसको बेच कर जो पैसा आता है वो उनकी वो हो जाती है आय का साधन, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ बिल हो गए, पानी का बिल, है ना, व्यापार का बिल, पशु कर, वाहन कर, ये सब लगा दिए जाते हैं, है ना, मकान कर, चूल्हा कर, तो इस सब से इनका आय के स्रोत हैं। बाकी मैं आगे डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स ग्राम पंचायत 3 स्तरों पे होती है, 3 स्तरों पे होती है। अगर पूछा जाए आपसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ठीक है ना। तो इन तीनों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अपने आप रीड कर लीजिए, मैं जल्दी दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। उसके बाद आ गया आपका जिला परिषद। जिला परिषद सबसे बड़े लेवल पे आ जाता है, ठीक है ना। इसमें चेयरमैन होता है जो उसको संभालता है। बाकी इनके कार्य भी मैंने देखो एक साथ ही बता दिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं आप ये पढ़ लेना, बस इनमें से ज़्यादा नहीं करना, आपको एक बार रीड करके 4-5 पॉइंट ना आपके माइंड में रखने हैं, बस वही आपको लिख के आना है। पंचायत समिति के कार्य है, ठीक है, जिला परिषद के कार्य है। तो इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको आय के स्रोत बता देती हूँ। मैं बता चुकी हूँ ग्राम पंचायत के क्या है, यहाँ पे देखो अच्छे से बता रखा है कहाँ कहाँ है, मैं जो कुछ बता चुकी हूँ वो भी आप लिख सकते हो। पंचायत समिति के आय के स्रोत, सार्वजनिक सड़कें, भूमि कर, ये सब लेते हैं। जिला परिषद अपने आय के मतलब कहाँ से कर जुटाते हैं फ्रेंड्स, कर जुटाएंगे, टैक्स जो लेते हैं इन्हीं में, यही तो खर्चा करते हैं। अब सरकार भी जो हमसे पैसा लेती है, टैक्स लेती है, उसी में तो देश के विकास पे लगाते हैं ना पैसा, तो ये गाँवों में लगाते हैं, गाँवों के विकास में लगाते हैं, सबका वही है। और सेम नगर निगम का भी आए तो वही आपको लिखना है, ठीक है ना। क्लियर है आपको। तो ये बाकी मैंने आपको बता दिया है, मैंने प्लेलिस्ट डाली है, उसमें आपको और अच्छी हेल्प मिल जाएगी। इसी के साथ आपके फ्रेंड्स ये 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए।
तो फ्रेंड्स ये पूरा एक मैं आपको करा चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद है हमारा टॉपिक 2, इसके लिए मैं पार्ट 2 बना दूंगी, अभी शाम तक वो अपलोड हो जाएगी। जब तक आप फर्स्ट पार्ट प्रिपेयर कर लीजिए अपना। और इस बार आपको मैंने एक एक टॉपिक बड़े बारीकी से पढ़ाया है। इन टॉपिकों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मिस करने नहीं वाले एग्जाम में, अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी एंड तक तो। अब सेकंड की बात है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी, आप उनको पढ़ जाइए। शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी 8-9 बजे तक, ठीक है ना। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे नंबर लेके आएँ, ठीक है ना। और तब तक के लिए अगर अभी पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपका प्यार सपोर्ट देते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।